हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष शर्मा हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल EMC-IQ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम पेपर नंबर फर्स्ट अमूर्त बीजगणित की यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है समूह एवं इसके प्रगुण। आपकी जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट में टोटल मिला के 2 चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड। उसमें से आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन और उसका बेसिक। ओके, फिर हम चैप्टर 1 कंप्लीट होने के बाद डिस्कस करेंगे चैप्टर 2। तो आपको केवल ये 2 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं। आपके पूरे जो भी आपके नंबर मिनिमम चाहिए आपको, उसमें मतलब जो भी आपके 38 मार्क्स चाहिए वो कंप्लीट 2 चैप्टर से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट समूह एवं इसके प्रगुण। देखो, थोड़ा इसमें कुछ प्रमेय भी है, कुछ क्वेश्चंस भी है, मतलब कुछ एग्जांपल है, 10-15 एग्जांपल है, कुछ प्रमेय है, 5-7 प्रमेय है। तो आपको सबको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि इम्पोर्टेंट पढ़ ले, क्योंकि आप इन 2 चैप्टर्स के भरोसे बैठे हो तो इनको तो पूरा आपको कंप्लीट करना ही है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आज स्टार्ट करेंगे हम। स्टार्ट करने से पहले कुछ इसकी बेसिक चीज़ें देखेंगे हम। डायरेक्ट क्वेश्चंस पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाएंगे तो अपन को समझ में कम आएगा थोड़ा इसका बेसिक है तो उसको समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बेसिक को स्किप कर दें, आपको बेसिक भी पूरा इसका समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें समझते हैं, एक टर्म आती है समुच्चय। सबसे पहले टर्म है हमारी समुच्चय। देखो, समुच्चय को आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है। समुच्चय क्या होता है आप सबको पता होगा कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही क्या कहलाता है, हमारा समुच्चय कहलाता है। मतलब कि हमने कोई भी एक जैसे एग्जांपल ले लिया कि जैसे भारत की नदियाँ, जैसे ये एग्जांपल हमने पहले भी पढ़ा है 11th क्लास में। भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ, जैसे हमने ये वाला कुछ एग्जांपल ले लिया। ठीक है ना। तो भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ, या केवल महत्वपूर्ण वर्ड को हटा दें, हम कहते हैं कि भारत की नदियाँ। तो आप क्या लिख दोगे कि भारत की नदियों का बहुत सारा एक संग्रह बना दोगे, तो बहुत सारी भारत की नदियों का नाम लिख दोगे, तो उन सभी का संग्रह क्या कहलाता है, हमारा समुच्चय। जैसे 10 से कम प्राकृत संख्या है तो वो जो 9 तक जो भी संख्याएँ होती है वो सारी, उन सारी वस्तुओं का जो संग्रह होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। तो ये चीज़ तो आपने पहले पढ़ रखी है। तो समुच्चय वर्ड को ही यूज़ लेके हमको आगे चलना है इसमें, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर वर्ड आता है हमारे पास, जो टर्म आती है वो आती है हमारे पास द्विआधारी संक्रिया। क्या आते हैं, द्विआधारी संक्रिया। देखो, द्विआधारी संक्रिया का मतलब क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, बाइनरी ऑपरेशंस। द्विआधारी संक्रिया मतलब कि हमने कोई भी एक समुच्चय मान लिया, कि मैंने एक समुच्चय मान लिया ए। ये जो सारी इसकी डेफिनेशंस है, जैसे द्विआधारी संक्रिया है, आगे जो भी डेफिनेशंस आने वाली है वो आपको PDF के थ्रू मिल जाएगी। ठीक है ना। और इस चैप्टर की हर एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर की और अगले वाले चैप्टर में इसकी हर एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए। तो उसकी पूरी चैप्टर की, दोनों चैप्टर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख लें। अभी हम यहाँ केवल समझेंगे इस चीज़ को। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं द्विआधारी संक्रिया है। देखो, द्विआधारी संक्रिया क्या होता है कि मैंने कोई भी एक समुच्चय मान लिया, समुच्चय ए, कैपिटल ए, मैंने एक समुच्चय मान लिया। हमको पता है समुच्चय को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए से, या मतलब कोई भी लेटर होता है वो कैपिटल होता है। कैपिटल ए मैंने समुच्चय मान लिया, इसमें से मैंने एक अवयव ले लिया ए, जो भी किससे बिलोंग करता है, कैपिटल ए से। एक अवयव ले लिया मैंने बी, वो भी किससे बिलोंग करता है, कैपिटल ए से। मतलब जो दोनों अवयव मैंने लिए वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, दोनों एक ही समुच्चय से बिलोंग करते हैं। ठीक है। अब इन दोनों के बीच मैंने कोई ऑपरेशन लगाया, स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच कोई संक्रिया लगाई मैंने। संक्रिया का साइन क्या होता है, स्टार का। इन दोनों के बीच यदि कोई मैं संक्रिया लगाता हूँ और जो मिलता है, जो भी हमें अवयव मिलता है वापस, जैसे मैंने मान लिया कि इन दोनों को संक्रिया लगाने से हमको कोई सी मिला। ठीक है, तो वो सी भी किससे बिलोंग करेगा, वो सी भी बिलोंग करेगा हमारे समुच्चय ए से। दो अवयव जो हमने लिए वो दोनों भी किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए से, मतलब वो भी किससे लिए हमने, समुच्चय ए से लिए। और दोनों के बीच कोई भी संक्रिया, देखो संक्रिया कुछ भी हो सकती है, प्लस माइनस गुणा भाग, ये सारे क्या है, संक्रिया ही तो है, ऑपरेशंस तो है। ठीक है ना। तो कोई भी संक्रिया लगाई हमने यहाँ पे, संक्रिया लगाने के बाद जो हमें अवयव मिला वो भी कहाँ से बिलोंग करेगा, उसी समुच्चय से, कैपिटल ए से बिलोंग करेगा। तो इस तरह की जो संक्रियाएँ होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, द्विआधारी संक्रियाएँ, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, द्विआधारी संक्रियाएँ। तो इसमें जो भी एग्जाम्पल है हमारे, सब जो स्टार्टिंग के जो भी 5-10 एग्जाम्पल है उनमें सबसे पहले हमको यही चेक करना पड़ता है कि जो भी मतलब हम देखेंगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें पहले हमको द्विआधारी संक्रिया चेक करनी पड़ती है कि हाँ द्विआधारी संक्रिया लागू होती है या नहीं होती। अब कैसे चेक करते हैं, क्या करते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। अब द्विआधारी संक्रिया होती है वो 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की।
कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होती है क्रम विनिमयता, यह आपने पढ़ा होगा पहले भी। क्रम विनिमयता क्या होती है? क्रम विनिमयता। इसमें क्या होता है कि कोई भी दो अवयव लिए हमने, कि ए ले लिया और बी ले लिया, वही प्रोसेस रहेगा कि द्विआधारी संक्रिया के प्रकार है। इसका मतलब कि वहाँ पे द्विआधारी संक्रिया तो लागू होगी, मतलब कि ये दोनों अवयव एक ही समुच्चय से हमने लिए। तो जब हम ए और बी की भी संक्रिया लगाते हैं तो ए स्टार बी लिखो या बी स्टार ए लिखो, जब इन दोनों की वैल्यू बराबर आती है तो इस तरह की संक्रिया को, या इस तरह की जो प्रोसेस है, इस तरह की कोई द्विआधारी संक्रिया हो तो उसको हम कौन सी द्विआधारी संक्रिया बोलते हैं? क्रम विनिमयता। मतलब उसमें कौन सा गुण पाया जाता है? क्रम विनिमयता का गुण पाया जाता है कि संक्रिया इस तरह से लगाओ, ए स्टार बी लगाओ या बी स्टार ए लगाओ। आई चीज़ समझ में? तो इस तरह की संक्रिया को या इस तरह के प्रकार को हम क्या बोलते हैं? क्रम विनिमयता बोलते हैं। ठीक है, अब इनका किस तरह से यूज़ लेना है वो सारा हम क्वेश्चंस में देखेंगे, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा एज इट इज़। ठीक है ना। अब इसका एक छोटा सा प्लस, देखो ये कहाँ लागू होती है, जैसे हम ये जो हम यहाँ पे संक्रिया ले रहे हैं वो प्लस के ले रहे हैं। जैसे आप लिखो 2+3 या 3+2, बात एक ही है। जैसे आप लिखो 2×3 या 3×2, दोनों में बात एक ही, मतलब प्लस और मल्टीप्लाई में ये संक्रिया लागू होती है। अब यदि यही संक्रिया आप डिवाइड में करना चाहो कि 1/2 या 2/1, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाएगी, तो ये कभी इक्वल नहीं हो सकती। 1 - 2 या 2 - 1, ये भी दोनों अनइक्वल होगी। आई चीज़ समझ में? मतलब क्रम विनिमयता गुण कहाँ पे लागू होता है? प्लस और गुणा की संक्रिया में लागू होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी क्वालिटी है, ये आगे क्वेश्चन में यूज़ आएगी। ये तो हुआ हमारा पहला प्रकार। जो सेकंड प्रकार होता है वो क्या होता है हमारे पास? साहचर्यता। क्या होता है? साहचर्यता। साहचर्यता का मतलब क्या होता है? साहचर्यता में हमेशा हम 3 अवयव लेते हैं। जिस समुच्चय की बात कर रहे हैं वहाँ से कितने अवयव लेते हैं हम? 3 अवयव लेते हैं। और तीनों को किस प्रकार लिखा जाता है कि ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी, और इक्वल में ए स्टार बी, ये ब्रैकेट में, और स्टार सी। यदि कोई भी अवयव या कोई भी समुच्चय के अवयव इस प्रकार की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं, यदि ये वाली प्रॉपर्टी वहाँ पे अप्लाई होती है तो हम क्या बोलेंगे? वहाँ पे कौन सी द्विआधारी संक्रिया लागू हो रही है? साहचर्यता वाली द्विआधारी संक्रिया वहाँ पे लागू होती है। ये भी किस में कर सकते हैं हम? प्लस में और मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, बाकी टर्म में हो ही नहीं सकती। तो इस तरह से हमको अब कैसे लागू करनी है वो मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि ये हम क्वेश्चंस में समझेंगे। अभी आपको केवल इतना समझना है कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है ना। थर्ड वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? तत्समक का अस्तित्व। तत्समक का अस्तित्व। तत्समक का अस्तित्व का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे इसका मतलब होता है आइडेंटिटी, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? आइडेंटिटी। तत्समक का मतलब होता है कि कोई भी मैंने एक अवयव लिया ए, जो किससे बिलोंग कर रहा है? वही कैपिटल ए से। वो तो हमारा पहले हमने पढ़ लिया कि ये किसके प्रकार है? द्विआधारी के। तो मतलब सारे अवयव किससे बिलोंग कर रहे हैं? इस कैपिटल ए से। मैंने कोई एक अवयव लिया ए, ठीक है, इसकी मैंने संक्रिया लगाई किसके साथ? ई के साथ। किसके साथ संक्रिया लगाई? ई के साथ। तो मुझे वापस क्या मिल गया? ए ही मिल गया। या मैं संक्रिया लगाऊं ई की एक के साथ तो भी मुझे क्या मिल जाए? ए ही मिल जाए। इन दोनों कंडीशन में कि मैं ए की संक्रिया ई के साथ करूं तो भी मुझे ए ही मिल रहा है, और मैं ई की संक्रिया ए के साथ लगाऊं तो भी मुझे क्या प्राप्त हो रहा है? ए ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जो ये ई होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? तत्समक। और ये ई भी यदि ए से बिलोंग कर जाता है, मतलब हम क्या बोलते हैं कि ये ई है जो क्या है, या हम क्या बोल सकते हैं कि इस ये यहाँ पे तत्समक का अस्तित्व, मतलब यहाँ पे तत्समक उपस्थित है, इसका मतलब है ये। अब देखो इसका मतलब मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। यदि मैं संक्रिया लूँ प्लस वाली, तो बताओ यदि मैं ए को मान लूँ 1, तो 1 में ऐसा क्या जोड़ूँ कि वापस 1 ही आ जाए? तो 1 में क्या जोड़ेंगे? हमेशा 0 जोड़ेंगे, तो मुझे वापस क्या मिलेगा? हमेशा 1 ही मिलेगा। और यदि यही संक्रिया मैं मल्टीप्लाई के लिए लगाऊँ, तो यदि 1 मतलब 2 लिया, जैसे मैंने ए की जगह क्या ले लिया? 2 ले लिया, तो 2 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे क्या मिल जाए? वापस 2। तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 1, तो मुझे वापस क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा। मतलब कि प्लस वाली संक्रिया के लिए, यानी जोड़ के लिए हमेशा जो ई की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0। और जो गुणा होता है, गुणा के लिए ई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 1। ये फिक्स है कि जोड़ के लिए, यानी ऐड करने की, ऐड मतलब प्लस के लिए हमेशा जो तत्समक होता है वो क्या होता है? जब ऑपरेशन प्लस वाला हो तो उसके लिए तत्समक हमेशा क्या होगा? 0। मतलब ई की वैल्यू हमेशा क्या होगी? उसके लिए 0 होगी, क्योंकि यहाँ से हम देख पा रहे हैं क्यों हो रही 0। और यदि गुणा की बात हो तो उसके लिए तत्समक की वैल्यू क्या होगी? हमेशा ई = 1। ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं जो फोर्थ लास्ट टाइप है वो क्या है हमारे पास? प्रतिलोम का अस्तित्व। क्या है? प्रतिलोम का अस्तित्व।
अब प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तत्समक वाली और प्रतिलोम वाली। प्रतिलोम का अस्तित्व का मतलब क्या होता है कि कोई अवयव लिया मैंने ए, उसकी संक्रिया लगाई मैंने ए इनवर्स से, तो मुझे क्या मिल गया, ई। कोई मैं, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए इनवर्स के साथ मैंने संक्रिया लगाई एक की, तो भी मुझे क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है। मतलब कैसे भी करो, यहाँ पे कौन सा गुण लागू हो रहा है, क्रम विनिमयता वाला। यदि ए इनवर्स की ए के साथ करो या ए की ए इनवर्स के साथ संक्रिया लगाओ, मिलना क्या चाहिए हमको, ई। आई चीज़ समझ में। तो देखो अब कैसे, जैसे मैंने ए की जगह लिया 2, और मैं प्लस के लिए बात कर रहा हूँ है ना, प्लस के लिए यदि मैं बात करता हूँ और ए की जगह मैं 2 लेता हूँ और मुझे क्या चाहिए, 1, या प्लस के लिए क्या होता है, 0 होता है ना ए की वैल्यू, तो मुझे क्या चाहिए, 0। तो बताओ 2 में ऐसा क्या जोड़ो कि 0 आ जाए, तो 2 में ऐसा क्या जोड़ेंगे, -2। मतलब 2 का जो प्रतिलोम है वो क्या होगा, -2। यदि मैं मल्टीप्लाई के लिए बात करूँ और ए की वैल्यू लूँ मैं 2, और मुझे क्या चाहिए, मल्टीप्लाई के लिए ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अभी ऊपर देखा हमने, गुणा के लिए तत्सम की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो मुझे 1 चाहिए, 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो कि मुझे 1 प्राप्त हो जाए, तो 2 इंटू 1/2, तो क्या मिल जाएगा मुझे, 1। यानी 2 का प्रतिलोम कितना हो गया, 1/2। ठीक है ना। तो आपको केवल ये टर्म याद रखनी कि ए का ए इन्वर्स से कराएंगे तो ई मिलना चाहिए, या ए इन्वर्स का ए के साथ करो हमें मिलना क्या चाहिए, ई। ये तो बात हुई प्रतिलोम की। और यदि तत्सम की बात करें तो ए की संक्रिया किसके साथ लगावे, ई के साथ, या ई के साथ, ई की संक्रिया ए के साथ लगावे, तो हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, ए प्राप्त हो जाता है। तो उस टाइम जो ई की वैल्यू होगी वही हमारा क्या होगा, तत्समक होगा। ठीक है ना। तो ये तो हमने किसके प्रकार पढ़े, द्विआधारी संक्रिया के प्रकार, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। जो अगली टर्म है हमारी वो क्या है, बीजीय निकाय। कि बीजीय निकाय या एल्जेब्रिक सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अब देखो वो सारी जो चीज़ें हमने पिछले पढ़ी है वो यहाँ पे यूज़ आने वाली है, तो ध्यान से पढ़ना है आपको एक एक स्टेप। बीजीय निकाय क्या होता है कि हमने बात की थी वहाँ पे केवल एक समुच्चय की, किसकी बात की थी, एक समुच्चय की बात की थी। बीजीय निकाय का मतलब होता है कि बहुत सारे समुच्चय आपस में मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं या एक कुल का निर्माण करते हैं, या बहुत सारे समुच्चयों का समुच्चय। क्या इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे अवयवों का समूह को तो हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। तो बहुत सारे समुच्चय मिलकर एक कुल बनाते हैं, एक परिवार बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बीजीय निकाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजीय निकाय। और इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, जी। कैसे प्रदर्शित करते हैं हम, जी से प्रदर्शित करते हैं। तो पहली इसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई बीजीय निकाय की, या पहली शर्त क्या हो गई कि बहुत सारे समुच्चय आपस में मिलकर एक कुल या एक परिवार का निर्माण करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बीजीय निकाय। लेकिन उसमें एक और प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तब हम उसको बीजीय निकाय बोलेंगे। तो अब हम उसको क्या बोलेंगे कि देखो एक और प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, एक और शर्त क्या होनी चाहिए इसकी, कि एक शर्त तो यह होनी चाहिए कि बहुत सारे समुच्चय आपस में मिलकर एक कुल बनाते हैं, उसको हम बीजीय निकाय बोलते हैं। और दूसरी शर्त यह होती है वहाँ पे द्विआधारी संक्रिया क्या होती है, लागू होती है। कौन सी संक्रिया लागू होती है, द्विआधारी संक्रिया। मतलब कि वहाँ पे द्विआधारी संक्रिया हमको चेक करनी पड़ती है कि द्विआधारी संक्रिया लागू है या नहीं है, तब हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वो एक क्या है, बीजीय निकाय है। और उसको किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, जी स्टार से। किससे प्रदर्शित करते हैं हम इसको, जी स्टार से। कि समुच्चयों के कुल को क्या बोलते हैं, बीजीय निकाय। और उसके साथ ही उसमें क्या, कौन सी संक्रिया लागू होनी चाहिए, द्विआधारी संक्रिया वहाँ पे लागू होनी चाहिए। अब इसके कुछ टाइप है वो हमको देखने हैं जो इम्पोर्टेंट है, और ये सारी डेफिनेशंस भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला टाइप है हमारे पास सामी समूह। कौन सा समूह है हमारे पास, सामी समूह। तो अब बात करते हैं सामी समूह। सामी समूह को देखो इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, सेमी ग्रुप। सामी समूह का मतलब होता है कि एक ऐसा बीजीय निकाय जिसमें साहचर्यता क्या हो, जिसमें साहचर्यता लागू हो, या वहाँ पे साहचर्यता का गुण उपस्थित हो। एक ऐसा बीजीय निकाय जिसमें साहचर्यता हो, यानी वहाँ पे साहचर्यता का गुण उपस्थित हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सामी समूह बोलते हैं। और इसको कैसे लिखते हैं, देखो वहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी, कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी। जब ये वाली प्रॉपर्टी वहाँ पे उपस्थित होती है किसी बीजीय निकाय में, तो उसको हम कौन सा समूह बोलेंगे, सामी समूह बोलेंगे। कौन सा समूह बोलेंगे, सामी समूह। ठीक है ना। तो ये यदि हमको क्वेश्चन दे दिया जाए कि सामी समूह, इसको प्रूव करो कि ये एक सामी समूह है, तो हम क्या पे वहाँ पे हम देख लेंगे कि वहाँ पे साहचर्यता वाली क्वालिटी मतलब प्रॉपर्टी लागू होती है या नहीं होती है। सेकंड हम बात करते हैं मोनोइड। सेकंड टाइप क्या है हमारे पास, मोनोइड। सेकंड टाइप है अपने पास मोनोइड। मोनोइड में क्या होता है कि एक ऐसा बीजीय निकाय
एक ऐसा बीजीय निकाय जिसमें साहचर्यता तो होती है मतलब साहचर्यता तो उपस्थित होती है, इसके अलावा इसके साथ क्या होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है वहाँ पे, तत्समक। कौन सी प्रॉपर्टी होती है वहाँ पे, तत्समक प्रॉपर्टी होती है। मतलब ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए बराबर क्या आना चाहिए अपने पास, ए आना चाहिए। ये कौन सी प्रॉपर्टी है अपने पास, मोनोइड वाली, ठीक है ना। तो मोनोइड वाली कौन सी प्रॉपर्टी हुई कि जिसमें एक तो साहचर्यता वाली प्रॉपर्टी भी लागू होनी चाहिए, एक हमारे पास तत्समक अवयव भी वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए, इस मतलब ई की वैल्यू भी वहाँ पे उपस्थित होनी चाहिए। तब हम क्या कह सकते हैं कि वो कौन सा समूह है, मोनोइड। और ये सारी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। थर्ड टाइप आता है अपने पास समूह है। क्या है, समूह है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, गुणात्मक ग्रुप भी बोलते हैं, केवल समूह बोलते हैं, या ग्रुप भी बोल सकते हैं इंग्लिश में जो हम बोलते हैं, कभी कभी हिंदी में भी ग्रुप लिखा हुआ आ जाता है, या समूह भी बोलते हैं उसको, या गुणात्मक ग्रुप भी बोलते हैं उसको, ठीक है ना, गुणात्मक समूह। तो इस तरह से ये तीसरा टाइप है अपने पास, समूह गुणात्मक ग्रुप, इसको कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, तो एक ऐसा बीजीय निकाय जिसमें एक तो कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, साहचर्यता वाली होनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, साहचर्यता। सेकंड कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए वहाँ पे, एक तत्समक अवयव भी वहाँ पे विद्यमान होना चाहिए। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए हमारे पास, प्रतिलोम का अस्तित्व भी वहाँ पे होना चाहिए, मतलब प्रतिलोम अवयव भी वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए। तब हम उसको जाके क्या बोलेंगे कि ये एक ग्रुप है, ये एक समूह है, या एक ये गुणात्मक ग्रुप है। तो इस तरह से हमको क्या करना होता है, क्वेश्चंस में प्रॉपर्टी को प्रूव करना होता है कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है या नहीं होती है। तो इसको कौन सा ग्रुप बोलेंगे, मोनोइड बोलेंगे, साम्य समूह बोलेंगे, या केवल ग्रुप बोलेंगे। आई चीज़ समझ में। अब देखो ये ग्रुप होता है, इसका एक और टाइप होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके भी कुछ क्वेश्चंस हमको देखने को मिलेंगे। इसका जो एक टाइप होता है उसको हम बोलते हैं आबेली ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं उसको, आबेली ग्रुप या आबेली समूह, या इसको एक और क्या बोल सकते हैं हम, क्रम विनिमय ग्रुप। क्रम विनिमय ग्रुप, आबेली ग्रुप या क्रम विनिमय ग्रुप। इसका मतलब क्या होता है कि हमने देखो तीन प्रॉपर्टी तो पढ़ी है। फर्स्ट वाली कौन सी पढ़ी है ग्रुप में, एक तो साहचर्यता वाली, देखो ग्रुप का टाइप है ना ये, तो मतलब तीन प्रॉपर्टी तो होगी इसमें। और सेकंड कौन सी है, तत्समक वाली। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है अपने पास, प्रतिलोम वाली, कि ये तीन चीज़ें तो उपस्थित होनी ही चाहिए। इसके अलावा यदि फोर्थ वाली चीज़, कौन सी फोर्थ है, यदि क्रम विनिमयता, क्या है, क्रम विनिमयता, यदि ये वाली प्रॉपर्टी भी वहाँ पे विद्यमान है, तो हम उसको कौन सा ग्रुप बोलेंगे, आबेली ग्रुप बोलेंगे। कौन सा ग्रुप बोलेंगे इसको, क्रम विनिमय ग्रुप हम वहाँ पे उसको बोलेंगे। आई चीज़ समझ में। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, मैं आपको छोटा सा रिवाइज करा देता हूँ। कि एक तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि द्विआधारी संक्रिया क्या होती है, कि द्विआधारी संक्रिया का मतलब है कि दो अवयव लिए मैंने एक ही समूचे से और उनके बीच संक्रिया लगाई, तो जो अवयव हमको मिला वो भी उसी अवयव से बिलोंग करता है, तो वहाँ पे कौन सी संक्रिया लागू होती है, द्विआधारी संक्रिया। चार प्रकार की द्विआधारी संक्रिया पढ़ी, क्रम विनिमयता, साहचर्यता, तत्समक का अस्तित्व और प्रतिलोम का अस्तित्व। आई चीज़ समझ में। फिर हम आए बीजीय निकाय। बीजीय निकाय क्या होता है कि समुच्चयों का एक कुल या समुच्चयों का एक परिवार ही क्या कहलाता है, बीजीय निकाय, जिसमें क्या होती है, द्विआधारी संक्रियाएं लागू होती है। अब देखो हमने इसके कुछ टाइप पढ़े, जैसे पहला टाइप पढ़ा हमने साम्य समूह, मतलब जहाँ पे साहचर्यता का गुण लागू होता है। फिर हमने पढ़ा मोनोइड, जहाँ पे साहचर्यता तथा तत्समक का गुण लागू होता है। फिर हमने पढ़ा ग्रुप या क्रम विनिमय ग्रुप, जहाँ पे तीनों गुण मतलब साहचर्यता, तत्समक और प्रतिलोम तीनों गुण वहाँ पे विद्यमान होते हैं। फिर हम उसका एक और टाइप पढ़ते हैं आबेली ग्रुप, जिसको हम क्रम विनिमय ग्रुप भी बोलते हैं। तो उसमें एक और गुण ऐड हो जाता है, वो कौन सा है, क्रम विनिमयता, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आबेली ग्रुप। अब हम चलते हैं हमारे एग्जाम्पल्स की ओर। एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, एक समुच्चय दे रखा है हमको, जिसके अवयव है 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, जहाँ आयोटा की वैल्यू हम सब जानते हैं क्या होती है कि √-1 गुणा संक्रिया के लिए एक आबेली ग्रुप है। देखो सबसे पहले तो हमको इसको प्रूफ क्या करना है, आबेली ग्रुप प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, आबेली ग्रुप। आबेली ग्रुप का मतलब क्या होता है, जहाँ पे चारों प्रॉपर्टीज़ लागू होती है, G1 G2 G3 और G4, जो चारों प्रॉपर्टी होती है, साहचर्यता, तत्समकता, प्रतिलोम और क्रम विनिमयता, जहाँ पे चारों प्रॉपर्टी लागू होती है, वो कौन सा ग्रुप होता है हमारे पास, आबेली ग्रुप होता है, ठीक है। तो अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे, तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है। ऐसे आपके 2 एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल आपके इन एग्जाम्पल्स में, जिनमें आपको समुच्चय के अवयव भी दे रखे हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ और आपको दे रखी है, गुणा संक्रिया के लिए संक्रिया भी यहाँ पे कौन सी लगा रही है, ऑपरेशन कौन सा लगाना है, मल्टीप्लाई वाला, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो इन वाले क्वेश्चंस में क्या करना पड़ता है, आपको पहले एक संक्रिया सारणी बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है, संक्रिया सारणी।
देखो संक्रिया सारणी किस प्रकार बनाएंगे, टोटल अवयव कितने अपने पास 4 है, 1 2 3 4 अवयव है ना। तो देखो 5 बॉक्स बनाने हैं अपन को दोनों साइड में। ये अपन को कितने बॉक्स बनाने हैं, यहाँ पे 5 बॉक्स बनाने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरह से हमको एक संक्रिया सारणी बनानी है, आप अच्छी तरह से बना सकते हो। संक्रिया कौन सी बनानी है यहाँ पे, गुणा की संक्रिया। तो सबसे पहले यहाँ पे जो साइन लगाएंगे वो किसका लगाएंगे, मल्टीप्लाई का। अब फिर जो अपने पास अवयव है वो दोनों साइड लिखना है अपन को, किस प्रकार से, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। ये हमको इस तरह से हमको दोनों तरफ क्या लिखना है, अवयव की सारे अवयव मतलब इस सारणी में लिखने हैं। अब क्या करना है, वही संक्रिया यहाँ पे अप्लाई करनी है। किस प्रकार अप्लाई करनी है, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 आएगा, 1 का -1 से -1, आयोटा से आयोटा, माइनस आयोटा से माइनस आयोटा, -1 का 1 से करेंगे तो -1, -1 का -1 से करेंगे तो 1, इसका इससे करेंगे तो माइनस आयोटा, और ये क्या हो जाएगा प्लस का आयोटा। आयोटा का 1 से करेंगे तो आयोटा, आयोटा का -1 से माइनस आयोटा, आयोटा का आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, -1, और आयोटा का माइनस आयोटा से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर, और फिर -1 और -1 क्या हो जाएगा अपने पास, प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और ये हमको क्वेश्चन में दे भी रखी है। अब बात करते हैं हम माइनस आयोटा का 1 से करेंगे तो माइनस आयोटा, माइनस का माइनस से प्लस आयोटा, आयोटा का आयोटा से मतलब माइनस के साथ तो +1, और माइनस आयोटा का माइनस आयोटा से करेंगे तो ये क्या होगा हमारे पास -1। आई चीज़ समझ में, तो आप मल्टीप्लाई करके आराम से देख लेना अलग अलग करके। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई यहाँ पे संक्रिया लगाई तो हमको ये सारणी प्राप्त हुई। ये कौन सी सारणी बोलते हैं, इसको संक्रिया सारणी बोलते हैं। ये बनाना बहुत ज़रूरी है। अब इसी से हमारे सारे कंक्लूजन निकल जाएंगे कि ये अबेलिक रूप है या नहीं है। तो सबसे पहला इसमें अवलोकन करना पड़ता है। वो सारे अवलोकन के जो पॉइंट है आपको PDF में मिल जाएंगे। अभी आपको केवल समझना है क्या क्या पॉइंट हमको बनाने हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए कि हमको यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे द्विआधारी संक्रिया लागू होती है या नहीं होती है। ठीक है ना, क्या चेक करना है कि यहाँ पे द्विआधारी संक्रिया लागू होती है या नहीं होती है। ठीक है ना, तो उसके लिए हमको क्या देखना है कि हमको सारणी को देखना है। अब बताओ सारणी में जो सारे टोटल अवयव है, मतलब इनकी दो अवयव की हम संक्रिया लगाई, दो अवयव के बीच में हमने, तो हमको जो अवयव मिले वो सारे अवयव इस समुच्चय में है या नहीं है। आपको क्या चेक करना है कि सारणी में उपस्थित सारे अवयव इस समुच्चय में है या नहीं है। तो आप देख पा रहे हो कि सारे अवयव है जो किससे बिलोंग करते हैं, समुच्चय से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सारणी से क्या स्पष्ट होता है कि ये सारे अवयव मतलब जो सारणी समुच्चय से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब यहाँ पे द्विआधारी संक्रियाएं लागू होती है। द्विआधारी संक्रिया का मतलब हमने क्या पढ़ा था कि जो अवयव दो अवयव ले रहे हैं और उनके बीच संक्रिया लगा रहे हैं, तो वो जो आने वाला अवयव भी किससे बिलोंग करना चाहिए, उसी समुच्चय से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे कर रहा है जैसे 1 की 1 से कर रहा है मल्टीप्लाई, तो 1 आ रहा है, वो भी किससे बिलोंग कर रहा है, समुच्चय, इसका कोई भी इस वाले समुच्चय से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी संक्रिया लागू होती है, द्विआधारी संक्रियाएं लागू होती है। अब इसको हिंदी में लैंग्वेज में किस प्रकार लिखना है वो आपको PDF में मिल जाएगा। फिर जो सेकंड पॉइंट होता है वो क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट आता है द्विआधारी का। तो मैं डायरेक्ट पॉइंट लिख देता हूँ कि द्विआधारी संक्रिया का हमको चेक करना है। जो सेकंड पॉइंट होता है वो क्या होता है हमारे पास, तत्समक। सेकंड पॉइंट हमको क्या चेक करना होता है, तत्समक चेक करना होता है। तत्समक मतलब क्या होता है कि ए कोई अवयव होता है, उसकी संक्रिया हम लगाते हैं किसके साथ, ई के साथ, तो हमको वापस क्या मिलना चाहिए, ए ही मिलना चाहिए। ये होता है ना तत्समक का मतलब कि माना कोई एक अवयव है ए जो इस समुच्चय से बिलोंग करता है, उसकी संक्रिया लगाई हमने ई के साथ तो हमको वापस ए ही मिल गया। तो उस टाइम इस ए को ई को हम क्या बोलते हैं, तत्समक बोलते हैं। ये आपको पता है। तो देखो ये ई की वैल्यू क्या होगी इस टाइम, ये आपको पता लगाना है। तो ई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कौन सी संक्रिया की बात कर रहे हैं हम, गुणा संक्रिया की बात कर रहे हैं। कौन सी संक्रिया की बात कर रहे हैं, गुणा संक्रिया। और आपको पता है गुणा संक्रिया के लिए ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या पता है आपको कि गुणा संक्रिया के लिए ई की वैल्यू क्या होती है, 1। अब बताओ 1 यहाँ पे उपस्थित है या नहीं है, मतलब कि जो आपको समुच्चय दिया गया है वहाँ पे 1 उपस्थित है या नहीं है, बिल्कुल उपस्थित है। मतलब ये किससे बिलोंग करता है, मैंने समुच्चय को मान लिया जैसे जी, तो इस समुच्चय जी से बिलोंग करता है या नहीं करता है, करता है बिल्कुल। मतलब जो भी हमारे पास तत्समक अवयव होता है, या प्लस की बात हो या मल्टीप्लाई की बात हो, जो भी तत्समक अवयव है उस समुच्चय से वो बिलोंग करना चाहिए। यदि बिलोंग कर जाता है मतलब वहाँ पे उपस्थित होता है, इसका मतलब यहाँ पे तत्समक का अस्तित्व है। तो यहाँ पे तत्समकता भी हमारे क्या होती है, लागू होती है। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है प्रतिलोम का।
तीसरा पॉइंट क्या आता है हमारे पास, प्रतिलोम का। प्रतिलोम में हमको क्या देखना होता है कि एक ही संक्रिया लगाई हमने ए इनवर्स के साथ, तो हमको क्या मिलना चाहिए, ई मिलना चाहिए। यही करते हैं ना प्रतिलोम का, कि एक ही संक्रिया लगाई ए इनवर्स के साथ तो हमको क्या मिल गया, ई। देखो अभी हमको ए तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे पता है संक्रिया कौन सी लग रही है, मल्टीप्लाई की, और ए इनवर्स भी हमको पता नहीं है, और लेकिन ई की वैल्यू हमको पता है क्या है, 1 है। मतलब क्या है इसका मतलब कि एक के साथ ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई कराना है जिससे हमको क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। ये आपको करना है ना, कि हमको एक के साथ ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करना है कि ए इनवर्स के साथ कि हमको क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। तो अब जाओ सारणी में, देखो सारणी में 1 के साथ मैंने किसका मल्टीप्लाई किया तो मुझे वापस 1 ही मिला। तो 1 के साथ ही मतलब 1 का जो प्रतिलोम है वो क्या आया, 1 ही आया। -1 का किसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ रहा है। देखो -1 का -1 के साथ कर रहे हैं इसलिए 1 आ रहा है, मतलब -1 का प्रतिलोम भी क्या हुआ, -1 ही हुआ। आयोटा का किसके साथ कर रहे हैं हम, आयोटा का माइनस आयोटा के साथ, तो आयोटा का मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं, माइनस आयोटा का, तब जाके हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसका मतलब आयोटा का प्रतिलोम क्या है, माइनस आयोटा। इसी प्रकार यदि माइनस आयोटा का देखें तो उसका प्रतिलोम क्या होगा, आयोटा होगा, क्योंकि माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई आयोटा के साथ कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 1। यानी माइनस आयोटा का जो प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, आयोटा। तो इस तरह से सारे प्रतिलोम क्या है यहाँ पे उपस्थित है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे द्विआधारी संक्रिया भी लागू होती है, तत्समकता भी उपस्थित है, प्रतिलोम का अवयव भी उपस्थित है। चौथा पॉइंट होता है वो क्या होता है हमारे पास, साहचर्यता और क्रम विनिमयता का। तो संख्या, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, संख्याओं की बात कर रहे हैं, और संख्याएं हमेशा क्या होती है, साहचर्यता और गुणा संक्रिया के लिए। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, गुणा संक्रिया के लिए, कि संख्याएं सदैव गुणा संक्रिया के लिए साहचर्यता व क्रम विनिमयता की पालना करती है। ठीक है ना। तो चौथा पॉइंट भी हमारा किसके लिए था, साहचर्यता और क्रम विनिमयता के लिए था। तो लास्ट में हम क्या बोल सकते हैं कि जी, और कौन सी संक्रिया लगा रहे हैं यहाँ पे, देखो बीजीय निकाय को हम कैसे शो करते हैं, एक तो जी, और यहाँ पे संक्रिया का साइन, संक्रिया कौन सी लग रही है यहाँ पे, मल्टीप्लाई, जी मल्टीप्लाई एक आबेली ग्रुप ए। तो इस तरह से हमको क्या बनाना है, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, संक्रिया सारणी बनानी होती है, और फिर इस तरह से 4-5 पॉइंट लिखने होते हैं। हमको प्रूव करना होता है कि यहाँ पे तत्समक अवयव भी है, प्रतिलोम अवयव भी है, और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 1 के बिल्कुल सेम है, उसमें भी यही प्रक्रिया अपनानी है आपको। क्या दे रखा है हमको क्वेश्चन में, पहले एक समुच्चय दे रखा है Z5। क्या दे रखा है, उसके अवयव क्या क्या है, 0 1 2 3 4। ये तो उस समुच्चय के अवयव है। देखो यहाँ पे हमको संक्रिया क्या दे रखी है, यहाँ पे संक्रिया दे रखी है प्लस, और उसके पैरों में क्या लिख रखा है, 5। तो इस 5 को ऐसे नेगलेक्ट मत करना आप, इसका बहुत बड़ा मतलब है। अब इसका क्या मतलब है वो भी हमको क्वेश्चन में दे रखा है, कि कोई भी दो अवयव के बीच हमने ये वाली संक्रिया लगाई, उसका मतलब क्या है, यदि उन दोनों को ऐड करने पर उनकी वैल्यू 5 से लेस देन आती है, यानी छोटी आती है, तो उनको एज इट इज़ रहने देना है कि a+b। ठीक है। लेकिन उन दोनों को ऐड करने पर यदि उसकी वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा आती है, ग्रेटर देन आती है, ये साइन लगा हुआ है ना, कि यदि 5 या 5 से ज़्यादा आती है, उस टाइम हमको क्या करना है, उस प्लस में से हमको क्या माइनस, जो भी जोड़ आया हमारा उसमें से क्या माइनस कर देना है आपको, 5। ये इसके बारे में हमको दे रखा है। तो इसमें भी वही करना है। सबसे पहले हमको क्या बनानी है, यहाँ पे संक्रिया सारणी बनानी है। क्या बनानी है, संक्रिया सारणी। ठीक है। कितने अवयव है टोटल, 1 2 3 4 5 अवयव है, तो कितने बॉक्स चाहिए अपने पास, 6 बॉक्स चाहिए ना। ठीक है। तो मेरे साथ साथ बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपन ने टोटल कितने, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास संक्रिया सारणी हमको बनानी है, ये हमारे पास कंप्लीट है। अब देखो हमको संक्रिया कौन सी लगानी है यहाँ पे, +5 की। तो ये सबसे पहले तो +5 यहाँ पे लिख दो, कंप्लीट है। और जो अवयव है उनको लिख दो, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। ये जो भी अवयव है उनको हम ऐसे लिख देते हैं। अब क्या करना है, इन अवयव के बीच लगानी है संक्रिया। तो देखो कैसे लगाएंगे, 0 का 0 में ऐड किया, 0 1 2 3 4। जब तक ये संख्या 5 से छोटी रहेगी तब तक कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। ठीक है ना। 1 का 0 में किया 1 1 1 2, 1 का 2 से किया 3, 1 और 3 4। अब देखो 1 का 4 से करेंगे तो क्या आएगा, मतलब 1 का 4 से ऐड करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 5 आएगा। लेकिन उस कंडीशन में देखो क्या अप्लाई करनी है, उस जो भी जोड़ आया उसमें से क्या माइनस करना है आपको, 5 माइनस करना है। मतलब अपनों को जोड़ करने पर क्या मिल रहा है, 5 5 में से 5 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0।
ऐसे ही 2 और 0 को ऐड करेंगे तो 2, 2 1 को करेंगे तो 3, 2 2 को करेंगे तो 4, 2 और 3 को करेंगे तो क्या आ रहा है अपने पास 5 आ रहा है यहाँ पे। लेकिन जब भी बराबर आ जाए 5 के बराबर कोई संख्या तो उसमें से क्या माइनस कर देना है आपको 5, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 0। 2 और 4 कितने आ रहे हैं 6 आ रहे हैं, तो ये ग्रेटर देन आ रहा है 5 से, मतलब वहाँ पे भी क्या करना है आपको 5 माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1। 3 और 0 3, 3 1 4, 3 और 2 5 तो क्या आ जाएगा 0, 3 3 6 तो क्या आ जाएगा 1, 3 और 4 7, 7 में से 5 गए तो 2, 4 और 0 4, 4 और 1 5, 5 होता है 0 1 2 3। तो ये हमारी क्या थी संक्रिया सारणी थी, ये इंपॉर्टेंट थी। संक्रिया सारणी बनने के बाद कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट जो लिखना है अवलोकन में वो क्या लिखेंगे हम, वही द्विआधारी संक्रिया का, कि यहाँ पे द्विआधारी संक्रिया लागू होती है या नहीं होती है, ठीक है ना। तो आप चेक कर सकते हो कि जो सारे अवयव उपस्थित है संक्रिया सारणी में वो सारे इस समुच्चय से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। तो आप देख सकते हो जो भी सारे अवयव वो किससे बिलोंग करते हैं, समुच्चय से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे द्विआधारी संक्रिया क्या होती है, लागू होती है। आई चीज़ समझ में। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होता है तत्समक का, कि यहाँ पे तत्समक अवयव विद्यमान है या नहीं है। तो देखो प्लस के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, E = 0 होता है। आपको पता है कि तत्समक अवयव प्लस के लिए क्या होता है 0 होता है। क्या 0 यहाँ पे उपस्थित है या नहीं है इस समुच्चय में, बिल्कुल उपस्थित है। इसका मतलब यहाँ पे तत्समक अवयव का अस्तित्व है। थर्ड पॉइंट क्या होता है अपने पास प्रतिलोम का। थर्ड पॉइंट क्या होता है प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब कि एक ही संक्रिया लगाई ए इनवर्स के साथ तो हमको क्या मिलना चाहिए 0, मतलब E मिलना चाहिए। E यहाँ पे क्या है 0 है। तो बताओ कि सब अवयव का मतलब किसी और अवयव के साथ हम प्लस कर रहे हैं तो कब 0 आ रहा है। तो देखो 0 का 0 के साथ प्लस कर रहे हैं तब 0 आ रहा है, मतलब 0 का प्रतिलोम 0 है। 1 का किसके साथ प्लस कर रहे हैं तब 0 आ रहा है, 1 का 4 के साथ प्लस कर रहे हैं तब, मतलब 1 का प्रतिलोम क्या है 4 है। 2 का किसके साथ कर रहे हैं 3 के साथ, तब हमको 0 मिल रहा है, मतलब 2 का प्रतिलोम क्या हुआ 3। ऐसे 3 की बात करें तो क्या होगा प्रतिलोम, ये 3 का 0 कब मिल रहा है हमको 2 के साथ प्लस करने पर, यानी 3 का प्रतिलोम क्या हुआ 2। बात करें 4 की तो 4 का प्रतिलोम क्या होगा, 4 का ऐड किया हमने 1 के साथ तो हमको क्या मिल रहा है 0, मतलब इसका प्रतिलोम क्या होगा हमारे पास 1 होगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या उपस्थित है प्रतिलोम भी है उपस्थित है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा साहचर्यता और क्रम विनिमयता का। तो यहाँ पे ये क्या है संख्याओं की बात हो रही है, तो संख्याओं में जो संख्याएं है साहचर्यता व क्रम विनिमयता का हमेशा पालन करती है। तो यहाँ पे भी +5 भी क्या करेगा साहचर्यता व क्रम विनिमयता का पालन करेगी। अतः क्या है ये, कौन से ग्रुप की बात करें हम Z5, कौन समुच्चय क्या है Z5 है ना, और संक्रिया कौन सी है +5। एक आबेली, हमको क्या प्रूव करना था, इसको क्रम विनिमय ग्रुप प्रूव करना था। क्वेश्चन क्या था, हमको इसको क्या प्रूव करना था क्रम विनिमय ग्रुप, और क्रम विनिमय मतलब आबेली ग्रुप, मतलब ये क्या है क्रम विनिमय ग्रुप है। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 को, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, अब आपको थोड़ी वॉइस आएगी तो उसको थोड़ा नेगलेक्ट करना, क्योंकि ठीक है ना आपको केवल मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान देना है, ठीक है ना, बाकी की वॉइस को नेगलेक्ट करना है आपको। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय, एक समुच्चय दे रखा है हमको, इस प्रकार हमको अवयव नहीं दे रखे समुच्चय में, हमको कुछ रिलेशन दे रखा है, एक गुणात्मक ग्रुप है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं प्रूफ क्या करना है हमको, कि एक गुणात्मक ग्रुप है। गुणात्मक ग्रुप मतलब केवल ग्रुप भी बोलते हैं जिसको हमने देखा था, गुणात्मक ग्रुप भी बोल सकते हैं, ग्रुप भी बोल सकते हैं, या समूह भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो गुणात्मक ग्रुप है, ग्रुप का मतलब 3 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हमको बतानी। फर्स्ट वाली कौन सी बतानी है साहचर्यता। सेकंड जो प्रॉपर्टी बतानी है वो क्या बतानी है हमको तत्समक, और थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या बतानी है हमको प्रतिलोम। ये 3 यहाँ पे प्रॉपर्टी हमको बतानी है कि तीनों यहाँ पे लागू होती है या तीनों उपस्थित है। तब हम क्या कह सकते हैं कि ये जो समुच्चय है ये क्या है, एक गुणात्मक ग्रुप है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास न तो अवयव है, हमको केवल समुच्चय दे रखा है। तो एक चीज़ बताओ कि मुझे इसको क्या प्रूव करना है। सबसे पहले मैं इसको प्रूव करना चाहता हूँ कि तत्समक, सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं इसमें प्रूव करना चाहता हूँ तत्समक, फिर हम साहचर्यता देखेंगे, फिर हम प्रतिलोम देखेंगे। तो तत्समक को प्रूव करने के लिए भी हमको मिनिमम कितने अवयव चाहिए, यहाँ पे 2 अवयव तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा कि माना Z1 और Z2 दोनों बिलोंग किससे करते हैं, C से बिलोंग करते हैं। C यहाँ पे कोई है, कोई मतलब ग्रुप है या कोई समुच्चय है, मतलब ये जो सारे अवयव है कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं C से। C मतलब हम सम्मिश्र संख्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो मतलब दोनों अवयव है जो किससे बिलोंग करते हैं, C से बिलोंग करते हैं। हमको पता नहीं है तो मैंने इसको क्या मान लिया Z1 और Z2 मान लिया। एक चीज़ और हमको क्वेश्चन में दे रखी है कि जो भी अवयव इसका होगा
उसका मोड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। ये चीज़ हमारे काम की है कि इस सी में से कोई भी अवयव यदि हम लेते हैं तो उस अवयव का मोड हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो मैंने ये Z1 लिया तो इसके लिए भी क्या होगी, Z1 यदि मतलब Z1 भी बिलोंग करता है C से, मतलब क्या होगा कि Z1 का मोड करने पर क्या आएगा, 1 आएगा। यदि Z2 भी किससे बिलोंग करता है, C से बिलोंग करता है, मतलब Z2 भी C से बिलोंग करता है तो Z2 का भी यदि मोड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकेंड हो गई। जब दोनों इक्वेशंस को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा कि मोड Z1 मल्टीप्लाई मोड Z2 और इक्वल में क्या चल रहा है, 1 इंटू 1, यानी मोड Z1 मल्टीप्लाई मोड Z2 का मल्टीप्लाई हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। एक प्रॉपर्टी हमने पिछली क्लासों में पढ़ी है कि मोड Z1 इंटू मोड Z2 को हम क्या लिख सकते हैं, Z1 इंटू Z2 का होल मोड, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि मोड Z1 इंटू Z2 फिर वापस मोड इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि जिस भी संख्या का मोड करने पर 1 आता है वो किससे बिलोंग कर रहा है, C से बिलोंग कर रहा है। तो देखो यहाँ पे भी हमने यही प्रूव कर दिया कि Z1 और Z2 इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करते हैं जब और उसके ऊपर भी मोड लगाते हैं तो वो किससे बिलोंग, उसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 1 ही आ रहा है। मतलब ये वाले अवयव भी किससे बिलोंग करेंगे, C से ही बिलोंग करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि Z1 भी C से बिलोंग करता है, Z2 भी C से बिलोंग करता है और उसका मल्टीप्लाई करने पर भी मतलब गुणा संक्रिया लगाने पर भी वो किससे बिलोंग कर रहा है, C से ही बिलोंग कर रहा है। मतलब सबसे पहले हम जो चेक करते हैं क्या, द्विआधारी संक्रिया। कौन सी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया यहाँ पे लागू होती है। सबसे पहले हर क्वेश्चन में हम यही चेक कर रहे हैं द्विआधारी संक्रिया लागू होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पे कौन सी संक्रिया लागू होती है, द्विआधारी संक्रिया। एक चीज़ और है कि यहाँ पे हमको दे नहीं रखा है कि यहाँ पे कौन सी संक्रिया कौन सी लगानी। तो जब आपको दिया हुआ नहीं हो तो इस जो ये वर्ड दे रखा है ना गुणात्मक रूप, तो यहाँ से हमने लिया कि यहाँ पे हमको कौन सी संक्रिया लगानी है, गुणा वाली संक्रिया लगानी है, इसलिए मैंने गुणा के लिए प्रूफ किया। आई चीज़ आपको समझ में। तो यहाँ से तो क्या प्रूफ हो गया कि ये द्विआधारी संक्रिया यहाँ पे लागू होती है। अब हमको क्या प्रूव करना है, इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ कि तत्समक ये वाली चीज़ें उपस्थित है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं G1 कौन सा है यहाँ पे, साहचर्यता। क्या है, साहचर्यता। अब देखो साहचर्यता की यदि हम बात करें, साहचर्यता में क्या होता है, 3 अवयव चाहिए। साहचर्यता में हमको कितने अवयव चाहिए, 3 अवयव। तो और कौन सी संक्रिया लगा रहे हैं, गुणा संक्रिया। तो मैंने 3 अवयव क्या ले लिए, Z1 Z2 Z3, उनको इस तरह से लिख दिए कि Z1 ब्रैकेट Z2 Z3 और इक्वल में लिख दिया मैंने Z1 Z2 ब्रैकेट में और बाहर लिख दिया मैंने Z3। इन दोनों की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, बराबर ही रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि गुणा संक्रिया में साहचर्यता हमेशा लागू होती है, ठीक है ना। ये तो हमारी बात हुई गुणा संक्रिया के लिए। सेकेंड हम बात करें तत्समक के लिए। किसके लिए बात करें, तत्समक के लिए। देखो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, गुणा संक्रिया की बात कर रहे हैं। और गुणा संक्रिया में E इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। आप सबको पता है कि गुणा संक्रिया के लिए जो तत्समक का मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। क्या 1 उपस्थित है, क्या बिल्कुल 1 उपस्थित है। ये देखो मोड Z इक्वल टू 1, मतलब 1 यहाँ पे उपस्थित है, यानी संक्रिया का तत्समक यहाँ पे उपस्थित है। थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे हम कहते हैं प्रतिलोम वाली। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, प्रतिलोम। अब देखो प्रतिलोम, जैसे मैं बात करूँ कोई भी अवयव हमने ले रखा है कि Z C से बिलोंग करता है, ठीक है। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, एक ही संक्रिया A इन्वर्स से कराने पर हमको क्या चाहिए, E चाहिए। ये होता है ना प्रतिलोम का मतलब कि एक ही संक्रिया लगाई हमने A इन्वर्स से तो हमको क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे E मिलना चाहिए, यानी 1 मिलना चाहिए। तो A तो हमारे पास क्या है, Z है, उसका मल्टीप्लाई ऐसी कौन सी संख्या के साथ करूँ कि मुझे क्या मिल जाए, 1, क्योंकि तत्समक का मान क्या होता है, गुणा के लिए 1 होता है। तो ये तो आपको एक ऑब्वियस सी बात है कि इसकी मल्टीप्लाई किससे साथ करेंगे हम। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि Z का मल्टीप्लाई 1/Z से करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब हमको चेक करना है कि 1/Z यहाँ पे उपस्थित है या नहीं है, ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि 1/Z यदि उपस्थित होगा मतलब प्रतिलोम उपस्थित है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। हमको पता है कि मोड Z इक्वल टू 1, यह तो हमको क्वेश्चन में दे रखा है। यदि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1 अपॉन मोड Z इक्वल टू, तो 1/1 हो जाएगा, मतलब वही 1 ही होगा। मतलब मैंने क्या लिखा, 1 अपॉन मोड Z इक्वल टू मैंने क्या लिखा, 1, ठीक है ना। और एक चीज़ हमें अभी जानते हैं कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि इसका होल मोड कर सकता हूँ इसको, और इसकी वैल्यू भी किसके बराबर है, 1। मतलब जो भी संख्या का मोड करने पर यदि 1 आ रहा है मतलब वो कहाँ उपस्थित है, किससे बिलोंग करती है, ये C से बिलोंग करती है। इसका मतलब क्या हुआ है, 1/Z भी किससे बिलोंग करता है, C से। मतलब यहाँ पे प्रतिलोम भी हमारे पास उपस्थित है। तो इतना उपरोक्त विवेचन से क्या स्पष्ट होता है कि G क्या है, एक मतलब जो भी वो समुच्चय दे रखा है वो क्या है, एक गुणात्मक ग्रुप
है। आई चीज़ समझ में? तो इस तरह से हमको क्या करना है, गुणात्मक रूप को सिद्ध करना है। आई चीज़ समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि इकाई के n अन्वय मूलों का समुच्चय गुणा के लिए एक परिमित आबेली समूह है। एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 4 में तो हमको क्या दिया हुआ था, पहले से एक समुच्चय दिया हुआ था, और मतलब समुच्चय दिया हुआ था उसमें से हम क्या लिख रहे थे, अवयव भी हमारे पास थे, तो हम संक्रिया सारणी बना रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमको कुछ ऐसा मतलब वो रिलेशन दे रखा था कि इसमें से अपन कुछ अवयव निकाल सकते हैं, तो हमने उससे प्रूव कर दिया कि वो एक गुणात्मक रूप है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में न हमको क्या दे रखा है कि वो जो समुच्चय है वो किसका है, अन्वय मूलों का समुच्चय। इकाई के n मतलब टोटल अवयव तो कितने हैं, n है, और वो समुच्चय है वो किसका है, अन्वय मूलों का। देखो अन्वय मूलों का समुच्चय का मतलब क्या है, इकाई के अन्वय मूलों का समुच्चय। इकाई मतलब तो क्या होता है 1, और इसके अन्वय मूलों का समुच्चय, अन्वय मतलब इसका अनवा भाग कैसे निकालते हैं हम, 1/n। ये इसको बोलते हैं इकाई के अन्वय मूलों का समुच्चय, कि 1 की पावर 1/n। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 + 0 आयोटा की होल पावर 1/n। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बस हमको ये चीज़ समझनी थी कि इकाई के अन्वय मूल क्या होता है, कि 1 है उसका अनवा मूल बोले तो इसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1/n। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 1 + 0 आयोटा की होल पावर क्या चल रही है, 1/n। देखो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 0, और प्लस, और इस 0 को क्या लिख सकता हूँ, sin 0, और ये साथ में आयोटा मेरा चल ही रहा है। वापस हम सॉल्व करेंगे तो वापस ये की ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और पावर कितनी चल रही है, 1/n चल रही है। अब यहाँ पे एक प्रमेय लगाते हैं हम, कौन सी प्रमेय है, द माइवर प्रमेय। कौन सी प्रमेय लगाते हैं यहाँ पे, द माइवर प्रमेय। द माइवर प्रमेय के हिसाब से फिर क्या हो जाता है कि इस 1 की पावर 1/n की वैल्यू, मतलब इसको हम सोल्व करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं माइवर प्रमेय, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, cos 2m पाई + 0 / n। यहाँ पे क्या आता है, थीटा आता है, थीटा अभी क्या है, 0 है। ऐसे ही प्लस आयोटा साइन 2m पाई + 0 / n। आई चीज़ समझ में? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की पावर 1/n इक्वल टू cos 2m पाई / n प्लस आयोटा साइन 2m पाई /n। ये इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है, ये हो गया। देखो एक चीज़ और जानते हैं हम कि e की पावर आयोटा थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये लिख सकते हैं, हम जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 1 की पावर 1/1 तो मेरा एज इट इज़ है, यहाँ पे भी यही है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू क्या है, 2m पाई /n। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e की फॉर्म में लिख सकता हूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कि e की पावर आयोटा और थीटा क्या है मेरे पास, 2m पाई /n। और जो यहाँ पे m है, m क्या है, 0 1 2 3, आगे से आगे ये वैल्यूज़ चलती रहेगी, ये m की वैल्यूज़ है, ठीक है ना। अब देखो हमें तो क्या चाहिए, पूरा समुच्चय चाहिए, ठीक है ना। तो समुच्चय कैसे लिख लेगा, वही कि 1 की पावर 1/n इक्वल टू, यदि मैं इसकी m की जगह 0 लिखता हूँ तो ये हो पूरी पावर क्या हो जाएगी, की पावर 0, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। यदि मैं m की जगह 1 लिखता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे e की पावर 2 पाई आयोटा /n। यदि मैं m की जगह क्या लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे e की पावर 4 पाई आयोटा /n। आगे से आगे ये वैल्यूज़ क्या रहेगी अपने पास, चलती रहेगी। टोटल हमको कितने, मतलब समुच्चय में कितने अवयव चाहिए, इकाई के n अवयव। कितने अवयव चाहिए, n अवयव। n अवयव देखो कैसे होंगे, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो जो अनवा अवयव होगा वो क्या होगा हमारे पास, e की पावर n-1, ये होगा, मतलब कि जो इसका अवयव, चलो इसको हम बाद में लिखेंगे। अब यहाँ पे मैंने मान लिया कि इस 2 पाई e की पावर 2 पाई आयोटा /n को मैंने क्या मान लिया, थीटा, कि इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे अब थीटा लिखेंगे, ठीक है ना। तो 1 की पावर 1/n तो मेरा एज इट इज़ है, ये 1 भी मेरा एज इट इज़ है, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, थीटा, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, थीटा। अब देखो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर 4 पाई आयोटा को मैं लिख सकता हूँ e की पावर 2 पाई आयोटा /n। मतलब इसकी वैल्यू तो क्या है, इसकी वैल्यू तो है आयोटा थीटा, और ऊपर और पावर कितनी चल रही है, थीटा स्क्वायर, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, थीटा स्क्वायर। ऐसे आगे वाली टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा क्यूब। ऐसे ये सारी वैल्यूज़ चलती रहेगी। अब जो अनवा पद आएगा वो क्या रहेगा, थीटा की पावर n-1, क्या आएगी, थीटा की पावर n-1। n-1 पावर क्यों आई, क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 0 पावर से हो रहा है। यहाँ पे थीटा की पावर कितनी है,
ज़ीरो है ना, कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जीरो से हो रहा है। यदि 1 से स्टार्ट होती तो n तक जाता, यदि n पद चाहिए अपन को तो 1 से स्टार्ट होते हैं तो n तक जाते। यदि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है मतलब कहाँ तक जाएगा, n-1 तक। यदि n-1 तक जाते हैं तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएगी हमारे, n हो जाएगी। इसलिए यह पावर, लास्ट वाली पावर कितनी आ रही है, n-1। तो ये तो हमारे पास क्या मिल गया, हमको समुच्चय मिल गया। बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी इसमें। अब तो हमें क्या प्रूफ क्या करना है, इसको एक बार वापस देख लेते हैं। क्वेश्चन को देखने पर पता चल रहा है कि इसको प्रूफ क्या करना है, आबेली समूह प्रूफ करना है। आबेली समूह का मतलब क्या होता है, चारों प्रॉपर्टीज़, जो चारों प्रॉपर्टीज़ है अपने पास, यानी क्रम विनिमयता, साहचर्यता, तत्समकता और प्रतिलोमकता, चारों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है या नहीं होती है। यदि चारों यहाँ पे अप्लाई होती है मतलब कि ये एक परिमित आबेली समूह है। तो चलो देखते हैं। तो ये तो हमने क्या, एक समूह को हमने फाइंड कर लिया है, समुच्चय हमने फाइंड कर लिया। अब इसके ऊपर हमको वो प्रॉपर्टी लगानी है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको पता है, द्विआधारी प्रूव करते हैं। सबसे पहले क्या प्रूव करते हैं इसको, द्विआधारी संक्रिया। तो बताओ द्विआधारी कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है ना। देखो एक चीज़ और देख लेते हैं। तो यहाँ पे संक्रिया कौन सी लगानी है अपन को, मतलब प्लस की लगानी है, जोड़ की लगानी है या गुणा की। तो यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है गुणा के लिए। किसके लिए प्रूव करना है हमको, गुणा के लिए प्रूव करना है। तो देखो गुणा के लिए हमको द्विआधारी प्रूव करना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैंने कोई भी अवयव मान लिया, जैसे एक अवयव मान लिया ए, जो किससे बिलोंग कर रहा है, जी से। जो अपन ने ये समुच्चय लिया है इसको मैंने क्या मान लिया, जी। और एक अवयव भी मैंने क्या ले लिया, बी ले लिया, जो भी किससे बिलोंग कर रहा है, जी से। अभी हमारे पास अवयव उपस्थित है तो कोई भी मान लो, जैसे मैंने ए की वैल्यू मान ली थीटा और बी की वैल्यू क्या मान ली, थीटा स्क्वायर। अब मैं इनके बीच गुणा संक्रिया लगा रहा हूँ, थीटा मल्टीप्लाई थीटा स्क्वायर। क्या लगाया मैंने, थीटा मल्टीप्लाई थीटा स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आएगा, थीटा क्यूब आएगा। देखो थीटा क्यूब किससे बिलोंग कर रहा है, क्या जी से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि थीटा क्यूब भी यहाँ पे इस समुच्चय में उपस्थित है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो मतलब ये गुणा के लिए जी क्या है, एक द्विआधारी संक्रिया, मतलब जी में एक गुणा एक द्विआधारी संक्रिया है। ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अभी आपको केवल समझने पर ध्यान देना है, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। ये तो बात हुई हमारा द्विआधारी, इसको प्रूव करना था। अब जो बाकी प्रॉपर्टीज़ है उस पर चलते हैं। तो सबसे पहले G1 यानी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास, साहचर्यता। क्योंकि क्रम विनिमयता को तो हम लास्ट में लाते हैं ना, सबसे पहले तो इसको समूह प्रूव करना है ना, ग्रुप। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या आती है हमारे पास, साहचर्यता। तो जो यहाँ पे हम बात कौन से मूल की करें, सम्मिश्र मूल। ये एक सम्मिश्र मूल है। कैसे, इसको हमने किस फॉर्म में लिखा, देखो 1+0 आयोटा की फॉर्म में। आयोटा मतलब जहाँ पे आयोटा आ जाता है वहाँ पे मतलब सम्मिश्र संख्या। तो मतलब सम्मिश्र मूल क्या होता है, गुणा संक्रिया के लिए सम्मिश्र मूल क्या होते हैं, साहचर्य होते हैं गुणा संक्रिया के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जी इंटू और जी मल्टीप्लाई भी क्या होगा, साहचर्य होंगे। ये सीधी सी बात है, ठीक है ना। अब बात करते हैं G2, कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तत्समक। देखो कौन सी गुणा के लिए बात करें तो गुणा के लिए ई क्या होता है, 1 होता है। अभी तक हमने देखा है, क्या यहाँ पे 1 उपस्थित है, क्या बिल्कुल उपस्थित है 1। ये देखो मतलब इस समूह में क्या है, 1 उपस्थित है। अतः हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हमारा तत्समक उपस्थित है। G3 की बात करें तो वो क्या होता है हमारे पास, प्रतिलोम। क्या होता है, प्रतिलोम। अब देखो यहाँ पे प्रतिलोम का मतलब क्या है, देखो प्रतिलोम का मतलब हम जानते हैं कि एक की संक्रिया ए इन्वर्स से कराने पर हमको क्या प्राप्त होना चाहिए, ई। इसी को कहते हैं। तो ये ए इन्वर्स क्या कहलाता है, ए का प्रतिलोम कहलाता है, यही जानते हैं हम। तो जैसे मैंने ए ले लिया, जैसे मैंने ए को क्या ले लिया, ए थीटा की पावर कोई भी हो सकती है, मैंने आर ले ली। मुझे नहीं पता कौन से अवयव की बात कर रहा हूँ, कौन सा भी अवयव हो सकता है, मैंने पावर क्या ले ली, आर ले ली। और संक्रिया कौन सी लगा रहे हैं, मल्टीप्लाई वाली। अब बताओ यहाँ पे थीटा की पावर ऐसी क्या लेंगे जिससे हमको क्या मिल जाए, 1 मिल जाए, क्योंकि हमें ई कितना चाहिए, 1 चाहिए ना। तो यहाँ पे थीटा की पावर ऐसी क्या लेंगे जिससे हमको 1 मिल जाए। तो यहाँ पे हम लेंगे n-r। क्या लेंगे, थीटा की पावर n-r। यदि थीटा आर का मल्टीप्लाई थीटा की पावर n-r से कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, थीटा की पावर n इक्वल टू 1। आई चीज़ समझ में आपको। और इस थीटा की पावर n का वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। ये कैसे होती है कि हमने क्या पढ़ा है कि इकाई के अन्वय मूलों का जो समुच्चय है वो कितना, वो हमने अभी फाइंड किया। तो टोटल यहाँ पे तो टोटल पावर कितनी आ रही है, n आ रही है। मतलब टोटल n मूलों का समुच्चय क्या होगा, हमेशा 1 होता है। मतलब कि इकाई के टोटल n मूलों का समुच्चय कितना होता है, n मूलों की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, जब भी थीटा के ऊपर पावर n आ जाएगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी। इसलिए जब भी थीटा की पावर n आएगी मतलब कि
थीटा की पावर n होने पर उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी। तो मतलब क्या कह सकते हैं हम, कोई भी मतलब जैसे कि थीटा r है, थीटा की पावर r है, तो उसका प्रतिलोम क्या होगा, थीटा की पावर n माइनस आर। माना कि थीटा की पावर 2 है तो उसका प्रतिलोम क्या होगा, थीटा की पावर n माइनस 2, जो कि किस में उपस्थित है, अपने इन समुच्चय में क्या है, उपस्थित है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि प्रतिलोम भी क्या है, उपस्थित है। अब फोर्थ वाली बात किसकी आती है हमारे पास, G4। G4 क्या होता है हमारे पास, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता में क्या होता है कि जो सम्मिश्र मूल होते हैं या सम्मिश्र संख्याएं होती है वो गुणा के लिए सदैव क्या होती है, क्रम विनिमय होती है। अतः यहाँ पे भी G भी क्या होगा, क्रम विनिमय होगा। तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे समझने वाली क्या थी, एक तो तत्समक थी कि E बराबर 1 है जो यहाँ पे उपस्थित है, और प्रतिलोम में थोड़ी बात समझने वाली थी कि इसका प्रतिलोम क्या होगा। तो थीटा की पावर r का प्रतिलोम हमेशा क्या होगा, थीटा की पावर n माइनस आर। क्यों होगा वो हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है ना, क्योंकि थीटा की पावर n की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। आई चीज़ समझ में। तो चारों चीज़ें उपस्थित है। तो ये वाला क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहाँ पे ये वाला प्रोसेस हमको ध्यान रखना पड़ता है कि हमको ये समुच्चय भी हमको ही डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसको 1-2 बार आप रिवाइज कर लें, और पहले आया हुआ भी है ये, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, हमको क्या दे रखा है कि हमको दो अवयव के बीच संक्रिया लगा के दे रखा है कि जब दो अवयव संक्रिया करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा ए उन दोनों का मल्टीप्लाई और उसका आधा करेंगे। मतलब कोई भी दो अवयव के बीच हम संक्रिया लगाएंगे, हमको यहाँ पे दे नहीं रखा है कि गुणा संक्रिया है क्या, कौन सी संक्रिया है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। बस हमको दे दिया है कि जब भी संक्रिया कौन सी है यहाँ पे, कि उन दोनों अवयव का मल्टीप्लाई कराना है और उसका क्या करना है, हाफ करना है। ये वाली संक्रिया यहाँ पे लग रही है। अब हमको बताना है कि जो ये संक्रिया है, और जो हमको क्या बताना है कि क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो कि सिद्ध कीजिए कि धनात्मक परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय, एक वर्ड आया है यहाँ पे, धनात्मक परिमेय संख्याएं, मतलब समुच्चय जो क्या है, धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय, जिसको हम किससे लिखते हैं, Q प्लस से। किससे लिखते हैं हम उसको, Q प्लस से। धनात्मक परिमेय संख्या है मतलब जो परिमेय संख्या है जो पॉजिटिव हो, तो उसका एक समुच्चय जहाँ से यदि हम दो अवयव लेते हैं और उनके बीच संक्रिया लगाते हैं तो किस प्रकार की संक्रिया होगी कि उन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका क्या करना है, उनको हाफ करना है। आई चीज़ समझ में। अब इसको क्या प्रूव करना है कि यह इस तरह की जो संक्रिया है या इस तरह का जो समुच्चय है वो क्या है, क्रम विनिमय ग्रुप है। हमको क्या प्रूव करना है कि ये क्रम विनिमय ग्रुप है। सबसे पहले तो क्रम विनिमय प्रूव करना है, तो सबसे पहले क्या प्रूव करेंगे कि वो द्विआधारी होना चाहिए, मतलब वहाँ पे द्विआधारी संक्रिया लागू होनी चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए, साहचर्य होना चाहिए। थर्ड क्या होना चाहिए, तत्समक होना चाहिए। और फोर्थ क्या होना चाहिए, वो प्रतिलोम वहाँ पे उसका उपस्थित होना चाहिए। यही बात करते हैं हम क्रम विनिमय ग्रुप में, या और भी कुछ आती है, बिल्कुल एक और चीज़ आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रम विनिमयता। मतलब चारों चीज़ें या चारों प्रॉपर्टी वहाँ पे प्रूफ करनी है हमको कि चारों वहाँ पे उपस्थित होती है। तो सबसे पहले तो धनात्मक परिमेय संख्याओं की बात की कि Q प्लस से उसको डिनोट करते हैं, और ये वाली वहाँ पे संक्रिया लागू करनी है। आई चीज़ समझ में। तो मैंने कोई एक अवयव ले लिया, ए अवयव ले लिया जो भी किससे बिलोंग करता है, Q प्लस से बिलोंग करता है। एक बी अवयव ले लिया, वो भी किससे बिलोंग करता है, Q प्लस से। जब मैंने इन दोनों पे संक्रिया की जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, और क्या आया मेरे पास, AB डिवाइड बाई 2। तो देखो ये भी क्या है, यदि ये पॉजिटिव होगा ये भी पॉजिटिव होगा तो इनका मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव होगा, और उसका डिवाइड करेंगे तो वो एक परिमेय संख्या ही होगी, और जो मतलब परिमेय संख्या होगी तो किससे बिलोंग करेगी, Q प्लस से। इसका मतलब क्या है, ये एक द्विआधारी संक्रिया है, मतलब Q प्लस एक द्विआधारी संक्रिया है। आई चीज़ समझ में। तो हमको पहले द्विआधारी संक्रिया प्रूव करना है। कैसे प्रूव करते हैं द्विआधारी, कि दो अवयव ले लो कोई भी, और जो संक्रिया क्वेश्चन में दे रखी है उसके अकॉर्डिंग लगा के जो आंसर आए वो भी उसी समुच्चय से बिलोंग करने चाहिए। तो बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी संख्या, और संख्या हमेशा किस तरह से आ रही है, डिवाइड की फॉर्म में आ रही है। मतलब वो कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, मतलब वो बिलोंग करेगी इससे हमेशा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि Q प्लस क्या है, एक द्विआधारी संक्रिया है। अब चलते हैं G1 मतलब इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमको क्या देखनी है, साहचर्यता। क्या देखनी है, साहचर्यता। और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आया हुआ भी है और इसके चांसेस भी है वापस आने के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्या हमको क्या देखना है, साहचर्यता। साहचर्यता में क्या करते हैं, एक बार मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ कि A स्टार B स्टार C
इक्वल टू ए स्टार बी, ये ब्रैकेट में आ जाता है, और स्टार सी। यदि ये दोनों चीज़ें इक्वल आती है तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे साहचर्यता वाली प्रॉपर्टी लागू होगी। ठीक है, तो अब देखो ये वाली लगा के देख लेते हैं। कोई भी मैंने 3 अवयव ले लिए ए बी सी, जो किससे बिलोंग कर रहे हैं, क्यू प्लस से। मान लिया कि 3 अवयव है जो किससे बिलोंग कर रहे हैं, क्यू प्लस से। अब तीनों अवयव को इस LHS साइड में रख के देख लेते हैं कि ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी। केवल मैं अभी LHS की वैल्यू निकाल रहा हूँ, है ना, LHS। देखो पहले क्या, किस वाले को सोल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ए स्टार तो मेरा एज इट इज़ है। अब किसको सोल्व करना है, ब्रैकेट को, बी स्टार सी। देखो एक चीज़ देखना, ये क्वेश्चन में इसलिए दे रखा है ए स्टार बी, मतलब कोई भी अवयव हो सकता है, जरूरी नहीं ए और बी के लिए दे रखा है कि दो अवयव जब संक्रिया करेंगे तो क्या करेंगे, उन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड में क्या जाएगा, 2, मतलब उसका क्या करेंगे, हाफ। बस यहाँ पे भी यही करना है हमको। कौन कौन से अवयव है, बी और सी है, तो सबसे पहले क्या हो, इन दोनों भी संक्रिया लग रही है, तो संक्रिया कौन सी लगेगी, इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई, और क्या हो जाएगा इनका, हाफ। अब क्या हो गया, दो अवयव कौन कौन से हो गए अब हमारे पास, एक तो ए हो गया और एक क्या हो गया, बी सी डिवाइड बाई 2। इन दोनों के बीच क्या लग रही है, संक्रिया, मतलब इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई। मतलब क्या आएगा, ए बी सी डिवाइड बाई 2, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आया। फिर क्या करेंगे, 2 का डिवाइड देंगे, 2 का डिवाइड देंगे तो नीचे और 2 और आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए बी सी डिवाइड बाई 4। जब हम इसका RHS देखेंगे, जब हम इसका RHS देखते तो RHS क्या है हमारे पास कि ए स्टार बी स्टार सी, मतलब राइट हैंड साइड में क्या है, ब्रैकेट पहले आ जाता है। तो प्रॉपर्टी लगा लो आप कि ए स्टार बी की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई और डिवाइड में 2। अब इसकी संक्रिया किसके साथ होगी, सी के साथ। वही एक अवयव तो ये हो गया और एक अवयव हमारे पास सी हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे सबसे पहले, तो क्या होगा, ए बी सी डिवाइड बाई 2, और फिर नीचे डिवाइड में 2 आएगा तो वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डिवाइड बाई 4। ये दोनों, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अपने पास क्या आया, LHS इक्वल टू RHS, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे साहचर्यता का गुण विद्यमान है या साहचर्यता लागू होती है। बस ऐसे हमको इन तरह के क्वेश्चन में इस तरह से करना पड़ता है। ठीक है ना, ये तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई। अब चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की ओर। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, तत्समक। क्या है हमारे पास, तत्समक अवयव, कि तत्समक अवयव विद्यमान है या नहीं है। ठीक है ना, तो देखो विद्यमान है या नहीं है, देखो, और क्या है तत्समक अवयव, क्योंकि हमको एग्जैक्ट दे तो नहीं रखा है कि प्लस वाली प्रॉपर्टी है या मल्टीप्लाई वाली, तो हमको एग्जैक्ट पता नहीं है कि यहाँ पे इसका तत्समक अवयव क्या होगा। तो पहले तो तत्समक अवयव फाइंड करना पड़ेगा, फिर हमको देखना पड़ेगा कि वो विद्यमान क्यू प्लस में विद्यमान है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, तत्समक की क्या होती है डेफिनेशन, की एक ही संक्रिया ई के साथ कराने पर हमको क्या मिलता है, ए मिलता है। यही जानते हैं हम तत्समक की डेफिनेशन या तत्समक की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि एक ही संक्रिया स्टार, मतलब एक ही संक्रिया ई के साथ करवाने पर ए मिल जाए तो वो ई हमारा क्या होता है, तत्समक अवयव होता है। तो देखो ए और ई की संक्रिया करेंगे तो क्या आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या आएगा, 2, और बराबर में तो क्या चल रहा है, ए ही चल रहा है। इस ए से ये ए कैंसिल हो गया तो ई इक्वल टू क्या आ गया, 2। इसका मतलब क्या हुआ कि ई इस बार तत्समक अवयव क्या है हमारा, 2 है। तत्समक अवयव क्या आया हमारे पास, 2 आया ना, मतलब इस बार इस वाली संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या आया, 2 आया। अब देखो कि ये 2 क्यूब, मतलब क्यू प्लस से बिलोंग करता है या नहीं करता है, बिल्कुल करता है। एक तो 2 पॉजिटिव है और 2 क्या है, एक तरह से 2 क्या है, परिमेय संख्या है ना, इसको 2/1 भी लिख सकते हैं ना। मतलब ये किससे बिलोंग कर रहा है, क्यू प्लस से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे तत्समक अवयव विद्यमान है। क्या बोल सकते हैं हम, तत्समक अवयव विद्यमान है। इस तरह से करना होता है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है हमारे पास, प्रतिलोम की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आती है हमारे पास, प्रतिलोम की। प्रतिलोम में क्या होता है कि एक ही संक्रिया ए इन्वर्स से कराने पर हमको क्या चाहिए, ई चाहिए। तो देखो एक ही संक्रिया ए इन्वर्स से करा रहे हैं तो ई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 आई है ना, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब एक ही संक्रिया किसके साथ करा रहे हो, ए इन्वर्स के साथ, तो संक्रिया कैसे होगी, दोनों का मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड में क्या जाएगा, 2, और बराबर में भी क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। तो यहाँ से ए इन्वर्स कितना हो जाएगा, 4। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ए इन्वर्स की, प्रतिलोम की वैल्यू चाहिए। तो प्रतिलोम की वैल्यू क्या हो जाएगी कि 4/a, ये होगी प्रतिलोम की वैल्यू। तो अब देखो हमको क्या प्रूव करना है कि ये 4/a किस में विद्यमान होना चाहिए, ये 4/a क्यू प्लस में विद्यमान है या नहीं है, ये हमको चेक करना है। तो देखो 4 तो मेरा एज इट इज है, ये तो पॉजिटिव है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं
ए बी तो मैंने कहाँ से लिया, क्यू प्लस से ही लिया है, मतलब ये भी क्या है, परिमेय संख्या ही होगी और प्लस की मतलब पॉजिटिव ही होगी। मतलब ये 4/AB किससे बिलोंग करेगा, क्यू प्लस से बिलोंग करेगा, और क्यू प्लस से बिलोंग करेगा मतलब कि प्रतिलोम यहाँ पे उपस्थित है। आई चीज़ समझ में। अब जो नेक्स्ट जो लास्ट टर्म है, वो लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है हमारे पास, G4, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रम विनिमयता। क्या बोलते हैं हम, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता में क्या होता है कि ए की संक्रिया बी के साथ या बी की संक्रिया ए के साथ, दोनों चीज़ें क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। करके देख लेते हैं। ए की बी के साथ करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या आएगा, 2 आएगा। इधर बी की ए के साथ करेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड में 2 आएगा। दोनों चीज़ें बराबर है, बिल्कुल है, मतलब यहाँ पे क्रम विनिमयता भी क्या होती है, लागू होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि समुच्चय तो कौन सा है, क्यू प्लस, और संक्रिया कौन सी लग रही है यहाँ पे, स्टार लग रही है, ठीक है ना, एग्जैक्ट कोई नहीं है, तो स्टार लग रही है। तो क्यू प्लस स्टार में क्या है, एक क्रम विनिमय ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, क्रम विनिमय ग्रुप है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए भी है और आते भी है, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारा, यदि -1 के अतिरिक्त सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, मतलब कि वास्तविक संख्याएं तो हम जान ही गए, मतलब कि माइनस वाली भी आ गई, जीरो भी आ गया और प्लस वाली भी आ गई, तीनों नंबर्स आ गए हमारे, मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो मिलान होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। टोटल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। उस ग्रुप को हमने क्या नाम दे दिया, एस नाम दे दिया, ठीक है ना। उसको हमने क्या नाम दे दिया, एस। उस ग्रुप को क्या नाम दे दिया, एस। और हमको प्रूफ क्या करना है कि एस जीरो या एस ओ ले लो, एस ओ एक क्या है, ग्रुप है। हमको क्या प्रूफ करना है, ग्रुप प्रूफ करना है। ग्रुप में सबसे पहले कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले तो द्विआधारी हमको प्रूव करना है। फिर हमको क्या प्रूव करना है, तत्समक। फिर हमको प्रूव करना है प्रतिलोम। फिर हमको क्या प्रूव करना है, साहचर्यता। मतलब ये 4 गुण हमको क्या करना है, प्रूव करना है। क्रम विनिमयता इसमें नहीं होगी, क्योंकि क्या बात कर रहे हैं हम, ग्रुप की बात कर रहे हैं। ग्रुप में केवल ये चारों चीज़ें होती है, ठीक है ना। अब देखो हमको ओ का मतलब दे रखा है कि ये ओ क्या है, एक संक्रिया है। स्टार की जगह इस बार क्या दे दिया हमको, ओ दे दिया। और इसका मतलब क्या है कि कोई भी दो अवयव के बीच ये वाली संक्रिया लगाते हैं, उसका मतलब क्या होगा, ए प्लस बी प्लस ए बी, मतलब दोनों का ऐड करके उसका मल्टीप्लाई करके भी उसमें क्या करना है, ऐड करना है, मतलब ये वाली चीज़ होगी। यदि हम कोई भी दो अवयव लेके उसके बीच ये वाली संक्रिया लगाते हैं तो ए प्लस बी प्लस ए बी, हमको ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे, मतलब ये वाली संक्रिया अप्लाई करनी है, ठीक है ना। और ये ए और बी कहाँ से लिए गए, एस से लिए गए, मतलब इस वाले जो समुच्चय, जिस वाले समुच्चय की बात कर रहे हैं वहाँ से लिए गए। एक चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि जो -1 नहीं है उस पूरे समुच्चय में, बाकी सब नंबर से, लेकिन क्या नहीं है, -1 नहीं है, -1 के अतिरिक्त, ठीक है ना। मतलब क्या है, कोई भी मैंने जैसे दो अवयव लिए, एक तो ए लिया जो भी किससे बिलोंग कर रहा है, एस से, और मैंने बी लिया वो भी किससे बिलोंग कर रहा है, एस से। मतलब ए कभी भी क्या नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं ना हम। और बी भी कभी क्या नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता, क्योंकि हमने ये अवयव कहाँ से लिए, एस से लिए, तो ये -1 कभी नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमको प्रूव क्या करना है, हमको ये प्रूव करना है कि ए और बी भी क्या नहीं हो सकता, -1। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। यदि हम ये प्रूव कर देते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि ए ओ बी आएगा। यदि ए ओ बी -1 नहीं होगा तो बाकी जो भी अवयव वो सारे किस में काउंट होते हैं, रियल नंबर्स में काउंट होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो भी ये संक्रिया है वो कौन सी है, द्विआधारी संक्रिया है। तो हमारा जो अभी मेन पर्पज़ है वो क्या है कि हमको प्रूव करना है कि ए ओ बी की वैल्यू कभी क्या नहीं हो सकती, -1 नहीं हो सकती। ये तो पहले से गिवन है कि ए की वैल्यू -1 नहीं है और बी की वैल्यू -1 नहीं है, लेकिन हमको प्रूव क्या करना है कि ए और बी की वैल्यू भी कभी क्या नहीं हो सकती, -1 नहीं हो सकती। तो थोड़ा हम उल्टा लेके चलेंगे। उल्टा लेके क्या चलेंगे, मान लेंगे कि ए और बी की वैल्यू क्या है, -1 है। जैसा हम पहले करते थे ना, वो √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या मानते थे हम, √2 एक परिमेय संख्या है, इस तरह से मान के चलते थे। फिर हम लास्ट में देखते थे कि हमारा कथन क्या था, गलत प्रूफ हुआ था। बस यहाँ पे भी यही करना है हमको। मैंने क्या मान लिया कि ए और बी के बीच संक्रिया लगा दी ओ की, और इक्वल में क्या मान लिया कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। अब देखो इसके बीच में संक्रिया लगाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस बी प्लस ए बी, और इक्वल में क्या चल रहा है हमारे पास, -1 चल रहा है। तो ए प्लस बी प्लस ए बी, इस -1 को इधर लेके आऊँगा तो +1 = 0। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ कॉमन ले रहा हूँ, क्या कॉमन ले रहा हूँ मैं, इस a+1 को तो एज इट इज़ रख रहा हूँ, और यहाँ से क्या कॉमन ले रहा हूँ, b कॉमन ले रहा हूँ। तो मेरे पास क्या बचेगा, a+1 = 0। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, a+1 और a+1, तो a+1 वापस कॉमन ले लिया, तो क्या बचा मेरे पास, b+1, और इक्वल टू क्या चल रहा है मेरे पास, 0। दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक संख्या 0 है।
तो मैंने एक बार तो a प्लस वन को 0 के बराबर ले लिया और एक बार b प्लस 1 को 0 के बराबर ले लिया। तो यहाँ से a की वैल्यू भी क्या आ गई -1 और b की वैल्यू भी क्या आ गई -1, जो कि संभव नहीं है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इनकी वैल्यू कभी -1 नहीं हो सकती। आई चीज़ समझ में? तो हमने क्या लिया था कि ए ओ बी को क्या लिया था -1, तो हमारे पास क्या मिला हमको a इक्वल टू भी -1 मिला। और जब ये दोनों वैल्यूज़ -1 होगी तब जाके ये वाली वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी। इसका सीधा सा मतलब यह है। और ये वैल्यू कभी -1 हो ही नहीं सकती क्योंकि ये हमने ऐसे समुच्चय से लिया है जहाँ पे -1 है ही नहीं, मतलब ये भी कभी -1 नहीं हो सकता। अतः हम कह सकते हैं कि a बिलोंग करता है यदि S से, यदि b भी बिलोंग करता है S से, तो a ओ b भी किससे बिलोंग करेगा S से। आई चीज़ समझ में? तो ये कौन सी संक्रिया है? एक द्विआधारी संक्रिया है। कौन सी संक्रिया है? द्विआधारी संक्रिया। ठीक है, अब हमको क्या प्रूव करना है? इसको ग्रुप प्रूव करना है। क्या करना है? ग्रुप, समूह। समूह इसको सिद्ध करना है। तो समूह के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास? साहचर्यता। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम क्या देखते हैं? साहचर्यता। अब देखो साहचर्यता की प्रॉपर्टी क्या होती है? मैंने 3 अवयव ले लिए, 3 अवयव चाहिए साहचर्यता में। एक तो ए ले लिया, एक बी ले लिया और एक सी ले लिया। माना कि तीनों किससे बिलोंग करते हैं? एस से बिलोंग करते हैं। तो वही इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? LHS। क्या निकालेंगे? इसका LHS निकालेंगे। तो LHS कैसे निकालते हैं? वही ए, यहाँ पे स्टार नहीं लगा के यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं? ओ लगाऊंगा। AO और ब्रैकेट में वापस BOC। आई चीज़ समझ में? तो ये AO तो मेरा एज इट इज़ है। सबसे पहले मैं संक्रिया लगाऊंगा B और C के बीच में। ठीक है ना? तो हमारे क्या होती है, देखो वापस एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी दो अवयव के बीच ये वाली संक्रिया लगाएंगे तो पहले तो दोनों का प्लस करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करके भी क्या करेंगे? ऐड करेंगे। बस ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाऊंगा मैं। दोनों का प्लस करूँगा यानी B प्लस C और दोनों का मल्टीप्लाई यानी उसको भी क्या कर दूँगा? ऐड कर दूँगा। फिर क्या करूँगा? अब देखो एक अवयव तो क्या हो गया मेरे पास? A हो गया और एक दूसरा अवयव क्या हो गया? पूरा एक अवयव हो गया। B प्लस C प्लस BC क्या हो गया? पूरा एक अवयव हो गया। तो हम क्या करते हैं? देखो सबसे पहले तो अवयव को ऐड करते हैं। तो अवयव एक तो अवयव हो गया A और इसको इसके पूरे के साथ ऐड होगा ये, तो क्योंकि पूरा एक अवयव है। तो A प्लस B प्लस C प्लस BC, ये तो अभी हमने क्या किया? ऐड किया है। अब हम क्या ऐड करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब क्या ऐड करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। A B के साथ हुआ तो AB, A C के साथ हुआ तो AC और A B C के साथ हुआ तो ABC। तो हमारे पास आंसर क्या आया? A प्लस B प्लस C प्लस BC प्लस AB प्लस AC प्लस ABC। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे? RHS। RHS क्या होता है? AOB, इसको तो लिखेंगे ब्रैकेट में और साथ में क्या चल रहा है? C। सबसे पहले संक्रिया किसके साथ लगाएंगे हम? A और B के साथ। क्या होगी? A प्लस B प्लस AB। और फिर संक्रिया किसके साथ लगेगी? इसकी C के साथ। लगा के देख लेते हैं लग रही है या नहीं लग रही है। ये एक पूरा एक अवयव हो गया और ये एक अवयव हो गया। पहले तो क्या होगा? दोनों में प्लस होगा, दोनों का जोड़ होगा। तो क्या आएगा हमारे पास? A प्लस B प्लस AB प्लस C। फिर क्या होगा? फिर ऐड क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक का C के साथ AC, B का C के साथ BC और AB का C के साथ क्या होगा? ABC। आई चीज़ समझ में? तो ये अब देखते हैं ये दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि A प्लस B प्लस C, AB BC और AC, ये दोनों चीज़ें क्या आ रही है? LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे तत्समक विद्यमान है। फिर सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है? G2। G2 कौन सी होती है हमारे पास? तत्समक। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? तत्समक वाली, तत्समक अवयव वाली। तत्समक में क्या होता है कि एक ही संक्रिया ई के साथ करवाने पर हमको क्या मिलना चाहिए? ए मिलना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सी संक्रिया है? ओ है ना, तो इसको जगह मैं ओ लिख देता हूँ। मतलब एक ही संक्रिया ई के साथ करवाई तो हमें क्या मिलना चाहिए? ए मिलना चाहिए। हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं है कि यहाँ पे संक्रिया गुणा की है प्लस की है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट ई की वैल्यू तो नहीं लिख सकते, इसलिए हमने ई की जगह क्या लिखा है? ई लिखा। अब देखो ए और ई की भी संक्रिया यदि मैं लगाऊँ तो क्या आएगा? पहले तो दोनों का जोड़ ए प्लस ई और फिर दोनों का मल्टीप्लाई और इक्वल में क्या चल रहा है हमारे पास? ए चल रहा है। ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से देखो कॉमन क्या आ रहा है? ई आ रहा है और यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस ए इक्वल टू 0 या ए? बताओ यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास? 0 ही बच रहा है ना। तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी 0। मतलब यहाँ पे जो तत्समक अवयव है वो क्या है? 0 है। अब हमको क्या देखना है कि 0 इस समुच्चय में उपस्थित है या नहीं है। तो बिल्कुल है। कोई भी धनात्मक मतलब यहाँ पे हम वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं तो -1 के अलावा बाकी सब संख्याएं तो उपस्थित है।
तो उपस्थित है तो उसमें जीरो भी आ रहा है, मतलब ये किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। कौन से, या आप ऐसा बोल सकते हैं ये किससे बिलोंग कर रहा है, एस से बिलोंग कर रहा है। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि तत्समक यहाँ पे उपस्थित है। फिर आती है हमारी G3 प्रॉपर्टी। G3 प्रॉपर्टी हमारी क्या बोलती है, प्रतिलोम। क्या होती है G3 प्रॉपर्टी हमारी, प्रतिलोम, कि प्रतिलोम है या नहीं, उपस्थित है या नहीं है। तो मैंने प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं कि एक ही संक्रिया, मतलब वही संक्रिया का साइन वही लगाता हूँ मैं, एक ही संक्रिया किसके साथ कराते हैं, ए इन्वर्स के साथ। तो हमको क्या मिलता है, ई मिलता है। तो मैंने एक ही संक्रिया ए इन्वर्स के साथ लगाई तो ई कितनी आई थी, ई का वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, जीरो। तो एक ही संक्रिया ए इन्वर्स से लगाएंगे तो वही ए प्लस ए इन्वर्स और मल्टीप्लाई ए इन्वर्स इक्वल में क्या चल रहा है हमारे पास, जीरो चल रहा है। ठीक है ना, आई चीज़ समझ में। तो यहाँ पे देखो ए तो मेरा एज इट इज़ है, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, ए इन्वर्स आ रहा है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, वन प्लस ए इक्वल में क्या चल रहा है, जीरो। यहाँ से यदि ए इन्वर्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये ए इधर आएगा तो माइनस ए का, और डिवाइड में क्या आएगा, वन प्लस ए। ये हमारे पास क्या आई, ए इन्वर्स की वैल्यू आई। अब हमको क्या प्रूव करना है कि ये वैल्यू है जो किससे बिलोंग करती है, एस से बिलोंग करती है। तो बिल्कुल करेगी, क्योंकि ए किससे माना था हमने, इससे ही लिया था, एस से ही लिया था। मतलब कोई भी एक वैल्यू होगी, मतलब कोई भी एक परिमित मान ही होगा ना, कि परिमित मान होगा, जैसे 2/3 कुछ भी होगा। तो ये हमेशा संख्या कौन सी आएगी, माइनस एफ परिमेय संख्या आएगी, लगभग कौन सी संख्या आएगी, ये हमेशा माइनस परिमेय संख्या। और ए यहाँ पे हमको पहले बताया था, यहाँ पे देखो क्या नहीं हो सकता, यहाँ पे -1 नहीं ले सकते, क्योंकि -1 लिखेंगे तो नीचे जीरो आ जाएगा और पूरी संख्या क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। और लेकिन ग्रुप में पहले से बता रखा है कि -1 के अलावा सारी संख्या उपस्थित है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये भी किस में उपस्थित होगा, एस में उपस्थित होगा, क्योंकि ये एक नेगेटिव परिमेय संख्या है। आई चीज़ समझ में। मतलब यहाँ पे क्या उपस्थित है, प्रतिलोम भी यहाँ पे उपस्थित है। तो हम कह सकते हैं कि एस एक क्या है भैया, एस ओम में एक क्या है, ग्रुप है। मतलब ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ को ये अप्लाई करता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमको हर एक प्रॉपर्टी को हर एक क्वेश्चन में यही करना है, हमको प्रूव करना होता है। ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारे पास, कि हमको जी एक ग्रुप दे रखा है, मतलब एक समूह दे रखा है जी समुच्चय। उसमें क्या दे रखा है हमको, कि दो अवयव दे रखे ए बी। ठीक है, और वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, दोनों आर से। आर क्या होता है, रियल नंबर, हम सब जानते हैं, वास्तविक संख्या है। एक चीज़ और दे रखी है, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि वहाँ पे जीरो उपस्थित नहीं है। हम जिस समुच्चय की बात कर रहे हैं उसमें क्या नहीं है, जीरो नहीं है। मतलब पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या नहीं था, -1 नहीं था। इस बार हमारे पास क्या नहीं है, जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब जीरो के अलावा सभी नंबर्स वहाँ पे विद्यमान है। अब इस बार हमको जो संक्रिया दे रखी है वो क्या दे रखी है, वही ओ की फॉर्म में दे रखी है और इस तरह से दे रखी है। इस बार देखो संक्रिया दे रखी है जो एक एक अवयव के लिए नहीं दे रखी है, मतलब एक एक अवयव के बीच संक्रिया नहीं है, पेयर के बीच, जोड़े के बीच संक्रिया है, कि ए बी के बीच संक्रिया है, बी सी के बीच संक्रिया है। इस तरह से हमको संक्रिया दे रखी है। आई चीज़ समझ में, कि ए बी पेयर का संक्रिया बी सी डी पेयर के साथ करा रहे। तो हमको क्या मिल रहा है, पहले तो इनके जो स्टार्टिंग वाले जो लेटर है इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर कोमा, इस बी वाले लेटर का, मतलब फर्स्ट वाले पेयर के सेकंड लेटर का सेकंड वाले पेयर के फर्स्ट वाले लेटर से मल्टीप्लाई, और प्लस कर रहे हैं बाद वाले लेटर को। इस तरह से हमको ये संक्रिया लगानी पड़ेगी। थोड़ी अजीब है लेकिन हमको लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या, इसको क्या प्रूव करना है, देखो प्रति आबेली ग्रुप प्रूव करना है। ये चीज़ आप पढ़ लेना, ये प्रति वर्ड और आ गया इसमें। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि इसको एन आबेली ग्रुप प्रूव करना है। इसका मतलब क्या हुआ, कि हमको इसको प्रूव तो क्या करना है, एन आबेली, मतलब ये ग्रुप तो है लेकिन ये आबेली ग्रुप नहीं है। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। मतलब यहाँ पे साहचर्यता तो लागू होती है, यहाँ पे तत्समक भी लागू होता है, यहाँ पे प्रतिलोम भी उपस्थित है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, क्रम विनिमयता नहीं है। कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, क्रम विनिमयता नहीं है। आई चीज़ समझ में। तो मुझे यहाँ पे क्या प्रूव करना है, कि यहाँ पे क्रम विनिमय प्रॉपर्टी नहीं है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, एक ग्रुप तो है लेकिन क्या नहीं है, ये एक आबेली ग्रुप नहीं है। इसलिए मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, प्रति आबेली ग्रुप। ये इसलिए यहाँ पे प्रति वर्ड आया। ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है। तो सबसे पहले तो कुछ भी प्रूव करना हो, सबसे पहले प्रूव क्या करना पड़ता है हमको, द्विआधारी। क्या प्रूव करना होता है हमको, द्विआधारी, कि यहाँ पे द्विआधारी संक्रिया लागू होती है या नहीं होती है। तो मैंने इस बार हमको जो हम मानते थे ना कि ए बिलोंग करता है आर से, बी बिलोंग करता है आर से, इस बार ऐसा नहीं मानेंगे। इस बार एक पूरा पेयर मानेंगे, कि ए बी बिलोंग करता है आर से, सी डी बिलोंग करता है आर से, ई एफ बिलोंग करता है आर से। इस तरह से पूरा पेयर लेना पड़ेगा। आई चीज़ समझ में। तो मैंने दो पेयर ले लिए, एक तो ए बी जो बिलोंग कर रहा है जी से, या मैं क्या बोल सकता हूँ, आर से, और एक पेयर ले लिया सी डी जो भी किससे बिलोंग कर रहा है हमारे पास, जी से। जी ले लो आप, क्योंकि समुच्चय कौन सा है, जी है।
कि ए बी बिलोंग कर रहा है जी से, सी डी भी किससे बिलोंग कर रहा है, जी से बिलोंग कर रहा है। अब दोनों के बीच संक्रिया कौन सी लगेगी, वही। तो एक चीज़ देखना आप, संक्रिया लगाई मैंने ए और बी के बीच संक्रिया लगाई मैंने, सी और डी के साथ संक्रिया लगाई, तो क्या आ रहा है मेरे पास, ए बी या ए सी बी सी प्लस डी, ये हमको मिल रहा है ये पेयर हमको मिल रहा है कि ए सी कोमा बी सी प्लस डी। अब मुझे प्रूव करना है कि ये भी किससे बिलोंग करना चाहिए, आर से। तो एक चीज़ देखना आप, यदि ये दोनों संख्याएं ए और बी दोनों क्या है, रियल नंबर है, और सी और डी दोनों भी, ये भी क्या है, चारों संख्याएं क्या है, रियल नंबर है, तो इन दोनों का गुणा भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करेंगे, ये भी क्या आएगा हमारे पास, रियल नंबर ही आएगा। तो ये दोनों रियल नंबर है, तो ये पूरा किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है ना। कि ये पेयर तो किससे बिलोंग कर रहा है, जी से, लेकिन ये बीच में जो संख्या है वो तो क्या है, रियल नंबर से, जीरो के अलावा बाकी सारी रियल नंबर से। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या आएगी, वो भी रियल नंबर ही होगी, और मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड करेंगे, वो भी क्या होगी, रियल नंबर ही होगी। आई चीज़ समझ में। तो इस तरह से ये पूरा जो आया अपने पास संख्या लगाने के बाद जो भी संख्या आई है वो भी किससे बिलोंग करेगा, पूरा पेयर आर से बिलोंग करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह एक द्विआधारी संख्या यहाँ पे लागू होती है। फिर आती है वही फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, G1 साहचर्यता। क्या आती है हमारे पास, साहचर्यता। देखो ये क्वेश्चंस अच्छे वाले क्वेश्चंस है, ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वही मैं आपको करा रहा हूँ। मैंने अभी तक फर्स्ट कराया, सेकंड कराया, थर्ड कराया, फोर्थ कराया, फिफ्थ वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए इसको छोड़ दिया, 6 मैंने कराया, 7 करवाया, ये 8वां चल रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं इनको करा रहा हूँ। साहचर्यता की बात करें तो क्या होता है, इसमें 3 पेयर, हमको 3 संख्याएं चाहिए थी ना इसमें, ए बी सी, लेकिन यहाँ पे तो पेयर में आ रही है वैल्यूज, तो यहाँ पे 3 पेयर चाहिए। एक तो मैंने ले लिया ए बी, एक मैंने ले लिया सी डी, और एक मैंने ले लिया ई एफ। यहाँ पे हमको कितने पेयर चाहिए, 3 पेयर चाहिए। देखो कैसे लगाएंगे, पहले LHS में लगाऊंगा मैं, पहले कहाँ पे लगाऊंगा, LHS में। LHS में लगाऊंगा तो क्या होगा, देखो ए बी पेयर की संक्रिया की सी डी के साथ में, आई चीज़ समझ में। इसको तो मैंने, और इसको पूरा एक अलग ही पेयर ले लिया, सी डी की संक्रिया की मैंने ई एफ के साथ में। ये मतलब क्या हुआ कि ये अपना ए हो गया ऐसा मान लो, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इन दोनों को क्या किस में ले लिया हमने, ब्रैकेट में ले लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, ये ए और बी तो मेरा एज इट इज़ है, ये संक्रिया का साइन एज इट इज़ है। अब इन दोनों के बीच संक्रिया लगाएंगे तो देखो किस तरह से होगा, इस वाली संक्रिया को एज इट इज़ यहाँ पे करना है हमको। सबसे पहले क्या हो रहा है, दोनों फर्स्ट लेटर्स का मल्टीप्लाई ए और सी का हो रहा है, यहाँ पे किसका होगा, सी और ई का। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी और ई, फिर आएगा कोमा, फिर क्या हो रहा है, देखो फिर क्या हुआ, बी सी, यानी इस वाले लेटर का और इस वाले लेटर का मल्टीप्लाई, तो इसमें भी ये होगा, इस वाले लेटर का और इसका होगा, तो क्या होगा, ई डी, प्लस जो बचा हुआ लेटर है उसको ऐड कर देंगे। यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास, एफ। आई चीज़ समझ में। तो इस तरह से हमको क्या लगानी है, संक्रिया लगानी है। अब हमारे पास ये पूरा एक जोड़ा हो गया, पेयर हो गया, और ये एक पूरा पेयर हो गया। अब इन दोनों के बीच संक्रिया लगेगी, तो इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट लेटर का मल्टीप्लाई, ए का मल्टीप्लाई सी ई के साथ करेंगे तो ए सी ई, फिर आएगा कोमा, फिर क्या होगा, इस वाले लेटर का फर्स्ट वाले, सेकंड वाले का फर्स्ट वाले के साथ, यानी बी सी ई, फिर आएंगे करेंगे प्लस, और फिर जो लास्ट बचा हुआ लेटर है उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या बचा, ई डी प्लस एफ। तो हमारे पास जो आंसर आया वो LHS क्या आया हमारे पास, कि ए सी ई कोमा बी सी ई प्लस ई डी प्लस एफ। आई चीज़ समझ में। ये हमारे पास LHS आया है अभी तक। तो अब हम इसका RHS निकालेंगे। RHS कैसे निकालेंगे इसका, वही कि वो उन्हीं पेयर्स को लेना है, ए और बी का संक्रिया लगा रहे किसके साथ, सी और डी के साथ, लेकिन इसको इस बार हम क्या लेंगे, अलग से ब्रैकेट में लेंगे। फिर इसकी संक्रिया किसके साथ लगा रहे हैं हम, ई और एफ के साथ। पहले इन दोनों की संक्रिया लगाएंगे, तो इन दोनों की संक्रिया क्या आएगी, फर्स्ट लेटर का मल्टीप्लाई, यानी ए सी कोमा इस फर्स्ट लेटर का सेकेंड लेटर का फर्स्ट लेटर के साथ करेंगे तो बी सी, और साथ में क्या चल रहा है, प्लस क्या कर देंगे, बचा हुआ लेटर। तो पूरा ये एक पेयर हो गया। इसकी संक्रिया किसके साथ लगाएंगे हम, ई एफ के साथ, वही फर्स्ट लेटर का फर्स्ट लेटर से, तो ए सी ई, फिर कोमा, फिर इस सेकेंड लेटर का फर्स्ट लेटर के साथ करेंगे तो क्या आएगा, ई का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो क्या आएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ई बी ई का करा रहे बी सी से, तो क्या होगा, ई बी सी, और प्लस ई का करा रहे डी से, तो ई डी, और साथ में बचा हुआ लेटर कौन सा चल रहा है, एफ चल रहा है। ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आई है, RHS की वैल्यू आई है। अब चेक करो कि RHS इक्वल आया है या LHS के इक्वल आया है या नहीं आया है। देखो फर्स्ट वाला लेटर तो क्या आ रहा है, ए सी, उसमें भी क्या आ रहा है, ए सी आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, बी सी ई डी और एफ।
क्या आ रहा था, बी सी ई डी और एफ, मतलब क्या आ रहा है, सारी चीज़ें सेम आ रही है, मतलब एल एच एस इक्वल टू क्या मिल रहा है हमको, आर एच एस। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे साहचर्यता लागू होती है। जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या आती है हमारे पास, तत्समक, तत्समक अवयव विद्यमान है या नहीं है। तो तत्समक अवयव देखो कैसे विद्यमान करेंगे, यहाँ पे मैंने कोई भी यहाँ पे ई, यहाँ तत्समक अवयव को हम क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, जोड़े की हो रही है, पेयर की हो रही है। तो मैंने ई को मान लिया कि ई को किस फॉर्म में लेके आ गया मैं, एक्स और वाई की फॉर्म में, कि ई को इस बार क्या लिखूंगा मैं, एक्स और वाई की फॉर्म में, ठीक है। तो मैंने कोई भी दो एक पेयर ले लिया ए बी, उसकी संक्रिया कराई मैंने किसके साथ, इस ई के साथ, मतलब एक्स वाई के साथ। तो मुझे क्या मिलना चाहिए वापस, ए बी मिलना चाहिए। यही करते हैं हम। तो यहाँ पे भी यही करेंगे कि इन दोनों की भी संक्रिया लगाएंगे तो क्या आएगा, देखो फर्स्ट लेटर का फर्स्ट लेटर से ए एक्स कोमा, सेकेंड लेटर का फर्स्ट से करेंगे तो बी एक्स प्लस वाई, और इक्वल में क्या चल रहा है हमारे पास, ए और बी। अब यहाँ पे हम करेंगे कंपैरिजन, मतलब इसका कंपैरिजन इससे और इसका कंपैरिजन इससे। यदि मैं ए एक्स का कंपेयर, मतलब इन दोनों को यदि बराबर करूँ कि ए एक्स इक्वल टू ए, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 1। और यदि इन दोनों का मैं कंपैरिजन करूँ, बी एक्स प्लस वाई इक्वल टू बी, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी प्लस वाई इक्वल टू बी, बी से बी कैंसिल, तो वाई की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, 0। मतलब यहाँ पे तत्समक अवयव क्या है हमारे पास, ई इक्वल टू 1 और 0। ये हमारे पास क्या आया, तत्समक अवयव। ये भी किस में उपस्थित होता है, ये भी किस में होता है हमारे पास, आर में होता है, और ये भी किस में होता है, 0 भी किस में होता है हमारे पास, आर में होता है। अब आप बोलोगे कि 0 तो हमारे पास समूह में था ही नहीं, तो देखो देखो क्वेश्चन को हमने ध्यान से नहीं देखा था। क्वेश्चन हमारे पास यूँ था कि, क्वेश्चन यूँ था कि यहाँ पे क्या लिख रखा है, देखो ध्यान से देखिए आप, कि सॉरी कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन में क्या था हमारे पास कि ए बी एक पेयर है और ए बी दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर से बिलोंग कर रहे हैं, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि ए 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब जो स्टार्टिंग वाला जो पद है, जो कोमा के इधर वाला जो पद है या स्टार्टिंग वाला जो फर्स्ट टर्म है, वो कभी 0 नहीं हो सकती। ये हमने नहीं देखा। हमने क्या सोचा है कि पूरे में समुच्चय में 0 नहीं, ऐसा नहीं है कि जो स्टार्टिंग वाली जो टर्म है ना वो 0 नहीं हो सकती, वो सेकेंड वाली टर्म 0 हो सकती है। बस यहाँ पे यही कन्फ्यूज़न था। तो देखो यहाँ पे भी हमारे पास यही हुआ कि फर्स्ट वाली टर्म 0 नहीं है, सेकंड वाली 0 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये किससे बिलोंग करेगा, जी से बिलोंग करेगा, और जी से बिलोंग करेगा इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे तत्समक विद्यमान है। जो G3 प्रॉपर्टी है, G3 प्रॉपर्टी क्या कहती है हमको, प्रतिलोम, कि प्रतिलोम उपस्थित है या नहीं है, प्रतिलोम का अस्तित्व है या नहीं है, ये हमको प्रूव करना है। तो प्रतिलोम के लिए हमने क्या किया, कोई भी एक ए इन्वर्स के लिए मैंने क्या मान लिया, एक पेयर मान लिया, उसको मैंने क्या मान लिया, एल और एम, कि एक पेयर क्या मान लिया, एल और एम, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिलोम। अब चेक करते हैं वही, ए की संक्रिया किसके साथ कराते हैं, ए इन्वर्स के साथ, तो हमको क्या मिलना चाहिए, ई मिलना चाहिए। यही करते हैं हम। तो ये देखो ए की संक्रिया ए इन्वर्स के साथ तो एज इट इज़ है, ई की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 1 और 0, यही आई है। अब ए की संक्रिया ए इन्वर्स से कराया तो ए तो मैंने क्या मान लिया, ए बी, और ए इन्वर्स यहाँ पे क्या मान लिया मैंने, एल और एम, क्योंकि यहाँ पे काम किससे चल रहा है, पेयर से चल रहा है, केवल एक एक संख्या ही नहीं लेनी हमको यहाँ पे। तो इन दोनों की भी संक्रिया लगाएंगे तो फर्स्ट लेटर का फर्स्ट लेटर से मल्टीप्लाई, यानी क्या आ रहा है, ए एल, फिर कोमा, सेकेंड लेटर का फर्स्ट लेटर से बी एल प्लस एम, और इक्वल में क्या चल रहा है हमारे पास, 1 और 0। फिर क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे फर्स्ट लेटर का फर्स्ट लेटर से और सेकंड का सेकंड से। तो ए एल इक्वल टू तो क्या आ जाएगा 1, और बी एल प्लस एम इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एल की, क्या आ जाएगी 1/a, और यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ पे मैं एल की जगह 1/a रखूँगा तो b/a प्लस एम इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, -b/a। तो मेरे पास पेयर क्या आ गया, मतलब जो भी ए इन्वर्स है वो क्या आ गया मेरे पास, एल की वैल्यू तो आ गई 1/a, और m की वैल्यू क्या आ गई है, -b/a। अब दोनों ये दोनों वैल्यूज़ बिलोंग करती है नहीं करती, तो बिल्कुल बिलोंग करेगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये किससे बिलोंग करेगी, जी से, क्योंकि ये भी आर है और ये भी क्या है, आर है, दोनों क्या है, रियल नंबर से। तो ये किससे बिलोंग करेगा, पूरा ए इन्वर्स भी जी से बिलोंग करेगा। अब हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी चेक करेंगे, G4।
देखो हमने इसको ग्रुप तो प्रूव कर दिया है, लेकिन हमको यहाँ पे ग्रुप प्रूफ नहीं करना है। हमको क्या प्रूव करना है यहाँ पे कि ये एक अबेली ग्रुप नहीं है, ये हमको प्रूव करना है। तो अबेली ग्रुप नहीं है, ये कब सिद्ध होगा कि ये क्रम विनिमय नहीं होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक अबेली ग्रुप ये नहीं है। तो देखो क्रम विनिमयता के लिए क्या करते हैं, वही ए बी, कोई भी दो पेयर ले लिया मैंने कि ए बी और सी डी। ये तो क्या हो गया, LHS पहले इसका निकालते हैं। तो इन दोनों की भी संक्रिया लगाएंगे ये वाली। तो पहले फर्स्ट लेटर से AC और BC प्लस D। ये तो हमारे को क्या मिला, LHS। अब हम निकालते हैं इसका RHS में क्या होगा, CD की संक्रिया करेंगे AB के साथ। वही फर्स्ट लेटर से करेंगे तो क्या आएगा, AC। सेकंड का फर्स्ट के साथ करेंगे तो AD प्लस B। क्या RHS और LHS इक्वल आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्योंकि AC तो हमारे पास इक्वल है, लेकिन यहाँ पे BC है और यहाँ पे क्या है, AD है। मतलब LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे क्रम विनिमयता का गुण लागू नहीं होता है। तो ये एक प्रति आबेली ग्रुप है। आई चीज़ समझ में। तो इस तरह से ये 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हमने कितने एग्जाम्पल किए, एग्जाम्पल 1 से लगा कर टोटल कितने एग्जाम्पल किए, एग्जाम्पल 8 तक। बीच में हमने 5 वाला नहीं किया। अब इसके आगे 9वां भी है, 10वां भी है, 11वां भी है और 12वां भी है। वैसे तो इजी है, आप कर सकते हो और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, और आपको वैसे PDF मिल जाएगी, उसमें सारा मैंने अच्छे से समझा रखा है, ठीक है ना। तो ये टोटल, लेकिन ये इन 8 एग्जाम्पल्स को तो आपको अच्छी तरह से करना ही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशंस देखी है उनको एक तरह से आपको, मतलब सारी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्रमेय। जो भी इसमें थ्योरम्स है इस चैप्टर में वो हम पढ़ेंगे, और बाकी के जो एग्जाम्पल्स है उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना है, आपको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो भी अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी इनको शेयर करना है, ठीक है। थैंक यू।